हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हमने देखा था लियोन अपने भाई से मिलने के लिए आया था और यहाँ पर वो आतंक मचा देता है। काफी सारे लोगों को बहुत बुरी तरह पीट देता है और इसके अंदर विस्काउंट लोकानो का बेटा भी शामिल है। इसे भी लियोन ने बहुत ज्यादा पीटा है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा तो इसे ही पीटा है और ये जो भी लड़ाई शुरू हुई है ये सब कुछ इसी बंदे की वजह से शुरू हुई है। और इस फाइट को देखने के लिए जी लियोन इस टाइम पर जिस रेस्टोरेंट के अंदर होता है वो जल्दी से काफी सारे लोगों को बुला के ले आता है। ये हायर अथॉरिटी से बिलोंग करते हैं जो कि लियोन के ऊपर कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं। तभी लियोन ने बताता है कि लोग इस टाइम पर जिस सिटी के अंदर है उस सिटी का ये वो रॉयल गेस्ट है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनमें से किसी के पास में भी इतनी पावर नहीं है कि वो लियोन के ऊपर एक उंगली भी उठा सके। और यही चीज लियोन के भाई के ऊपर लागू होती है क्योंकि लियोन का वो भाई है, इसलिए इस टाइम पर उसके साथ में कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए ये लोग खून का घूट पी के रह जाते हैं। इनके माइंड में केवल एक चीज चल रही होती है कि रॉयल गेस्ट काफी लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। जैसे ही ये चीज एक्सपायर होगी उसके बाद में इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद में लियोन अपने भाई को लेकर इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगता है। लियोन के भाई का नाम जूलियन है जो कि लियोन से बोलने लगता है, वैसे हम जा कहाँ पर हैं? लियोन कहता है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस। जूलियन कहता है अब वहाँ जाने की जरूरत पड़ गई। लियोन कहता है मेरे पास वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे यहाँ पर ही एप्लीकेशन देनी है तुम्हारी छुट्टी की। ये सुनने के साथ में जूलियन वहीं भी रुक जाता है और फिर चिल्ला के लियोन से बोलने लगता है तुम कब तक मेरी लाइफ के अंदर इस तरह से इंटरफेयर करते रहोगे? तुम पहले सब कुछ इतना तो बिगाड़ चुके हो, तुम्हारी वजह से मेरी यहाँ की लाइफ और ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाली है। तुम्हारे जाने के बाद में ये सभी लोग मुझे और ज्यादा परेशान करेंगे और इसके बावजूद भी तुम्हारा मन नहीं भरा है। तुम मुझे यहाँ से निकलना चाहते हो, तुम चाहते हो मैं जियो को छोड़ दूं, अपने पढ़ाई को बीच में छोड़ दूं। अगर यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बात को मान जाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। लियोन कहता है मेरी बात को मानने में तुम्हारा ज्यादा फायदा है क्योंकि कुछ टाइम बाद में ये जगह पढ़ने के लायक नहीं रहेगी। इस जगह का माहौल मैं अच्छे से देख चुका हूँ, इसलिए अभी जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ इसको तुम एक मौके की तरह देखो। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है अपने आप के अंदर बदलाव लाने का, खुद को एक परफेक्ट शेप में लाने का, क्योंकि इस टाइम पर तुम सीखने की स्टेज में हो। तुम एक कच्चे घड़े हो जिसको कोई अच्छा कुम्हारी एक अच्छी तरह शेप दे सकता है। जूलियन कहता है यहाँ पर ऐसा कौन है जो कि मुझे शेप दे सके? लियोन कहता है वो महान आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरे नाम पर डंका बजा हुआ है कि मेरे से अच्छा कंस्ट्रक्शन वर्कर इस टाइम पर कोई भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, यानी कि मैं इतना काबिल तो हो चुका हूँ कि तुम्हें भी एक परफेक्ट शेप में लेके आ सकता हूँ। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम इस मेंशन का सीन देखते हैं। ये मेन मेंशन है सिटी का जहाँ पर जेवियर भी आ चुका है। लियोन ने इसे बुला लिया है और जूलियन और जेवियर आपस में बात कर रहे हैं। जेवियर जूलियन से बोलने लगता है अगर उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम्हारी लाइफ को अच्छी शेप में लेके आएंगे तो ऐसा कर भी सकते हैं, तुम्हें उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। जूलियन कहता है जेवियर ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम सच में लगता है वो इंसान भरोसे काबिल है और तुम देख पा रहे हो तुम किसकी तारीफ कर रहे हो? उसका नाम लियोन फ्रंटियर है जिसे तुम भी कब से नफरत करते हो। उसे तुम बचपन से जानते हो कि उसका बिहेवियर किस तरीके का है। लियोन कहता है हाँ बिल्कुल मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, बल्कि मुझसे अच्छी तरह तो उसे कोई भी नहीं जानता होगा, लेकिन फिर भी मुझे उनके ऊपर भरोसा है। उनके अंदर पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं, मुझे यकीन है तुम भी इन चेंजेस को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जब मैंने उन्हें देखा है तब खुद से ही उन्हें अनुभव किया है। मैं तुम्हें उनके पिछले कुछ टाइम के कारनामे बताता हूँ जिनमें से एक है गीगा टेटनो को हराना। गीगा टेटन के ऊपर सबसे ताकतवर अटैक और सबसे आखिरी अटैक उन्होंने ही किया था। ये खबर तो सब जगह पर आग की तरह फैल चुकी है, तुमने भी इसके बारे में सुना ही होगा। और इसके अलावा लियोन ने कृत्रिम नदियां बनाई है जिसकी मदद से पानी काफी तेजी से हमारी सिटी के अंदर आता रहता है। हमारे पास में किसी तरीके की पानी कमी नहीं है और इसके अलावा हम पानी के लिए किसी और शहर के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है। अगर तुम्हारे लिए इतना भी काफी नहीं है तो उन्होंने काफी सारी माइंस बनाई है और इसके अलावा एक काफी अच्छा बिजनेस सेटअप कर दिया है। एक ऐसी मशीन बनाई है जिसके अंदर खाने को रखने के बाद में वो काफी लंबे टाइम तक खराब नहीं होता है। इसी चीज का यूज करके उसने काफी सारे वाइल्ड ऑर्क्स को अपना दोस्त बना लिया है। वो सारे हमारी सेना के साथ शामिल हो चुके हैं और हम जैसा कहते हैं वैसा ही काम करते हैं। इस सबसे बढ़कर सबसे आखिरी चीज, इस सबसे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हमारे ऊपर जितना भी कर्जा था उसमें से आधा हिस्सा तो पूरा तरह से पे हो चुका है और जो बचा हुआ आधा हिस्सा है वो भी जल्दी कुछ टाइम में पे हो जाएगा। उसका पैसा भी लगातार हमारे पास में आता जा रहा है। इसलिए अब तुम मेरी बातों पे और उनके काम के ऊपर भरोसा करो, वो जरूर से तुम्हारी लाइफ के अंदर बदलाव लाएंगे। जी वे जब ये सब कुछ कहते हुए लियोन की तारीफ कर रहा होता है तब लियोन इस टाइम पर इस रूम के बाहर ही है। उसे अपनी तारीफ सुनकर काफी अच्छा लगने लगता है। इसी समय जूलियन बोलता है लेकिन अभी भी मुझे उनके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। अनफैक्ट अब तो मुझे तुम्हारी बातों की भरोसा नहीं है क्योंकि जिस टाइम पर मैं उनसे आखिरी बार मिला था तो वो एक बहुत बड़े पियक करते, पूरे समय नशे में धुत रहते थे। जीवियर कहता है हाँ ये तो है, ये कुछ बुराइयां हैं जो कि उनमें शायद से अभी भी हो सकती है। उनके बिहेवियर के अंदर कुछ बुराई तो मुझे भी दिखाई दी है। उनका मूड काफी तेजी से चेंज हो जाता है, कभी उनके चेहरे को बड़ी स्माइल होती है तो कभी वो एक इविल एक्सप्रेशन मार रहे होते हैं। जूलियन कहता है वो एक कचरा और एक बहुत ज्यादा घटिया इंसान है, तुम भी अब तो इस बात को मानते ही होंगे। जीवियर कहता है नहीं ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पर उन्होंने अच्छे काम किया है, लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज भी जानता हूँ उन्होंने जितने भी अच्छे काम किया है उन सभी के अंदर उनका पर्सनल स्वार्थ था। अगर किसी अच्छे उद्देश्य से कोई काम किया जाए और उससे किसी और का फायदा हो तब वो अच्छा काम है, और वही अगर किसी बुरे उद्देश्य से कोई काम किया जाए और उससे किसी और का फायदा हो तो वो एक एक्सीडेंट है जो कि हर बार नहीं होगा।
और यहाँ पर मास्टर लियोन के केस में मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ एक्सीडेंट्स है जो कि शुरुआत में अभी हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों को सोच पा रहा हूँ और अब मेरा दिमाग खुल चुका है। तो मुझे ऐसा हो रहा है कि उनके अंदर कुछ ज्यादा ही अनरियलिस्टिक बदलाव आए हैं। अपनी ये बुराई सुनकर अब लियोन को काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है। तभी जुलियन आके बोलता है, क्या जेवियर सच में ऐसा हो सकता है कि किसी के अंदर इतने कम टाइम के अंदर इतने सारे बदलाव आ जाए, वो एकदम बुरे से काफी ज्यादा ठीक हो जाए? जेवियर बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है ये पुरतत नामुमकिन है। इनफैक्ट ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई भी तरीका नहीं है कि कोई इंसान अपने आप को पूरी तरीके से बदल ले, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर इतना ज्यादा सुधार आ जाए। और अब तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मास्टर लियोन है नहीं, बल्कि उनके रूप में कोई बेरूपिया है। लियोन ने सब सुन के थोड़ा सहम से जाता है। उस समझ में नहीं आता वो किस तरह से रिएक्ट करे, लेकिन यहाँ पर उसे एक चीज समझ में आ चुकी है कि कुछ टाइम के अंदर उसका पर्दाफाश हो सकता है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में सिचुएशन काफी तो खराब हो चुकी है, लेकिन लियोन अभी भी इन दोनों के बीच में कोशिश नहीं करता कि वहाँ पे खड़ा खड़ा इनकी बातों को सुनता रहता है। जुलियन बोलता है कि सच में ऐसा पॉसिबल है क्या कोई किसी की बॉडी के ऊपर काबू कर सकता है? यानी कि तुम ये कह रहे हो कि लियोन की बॉडी के अंदर किसी और की सोल है, किसी ने लियोन के ऊपर कोई किस तरीके का ब्लैक मैजिक किया है और उसकी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकालकर उसकी बॉडी को काबू कर लिया है। जेवियर बोलता है, हाँ ऐसा ही कुछ, मुझे ऐसा ही कुछ लगता है, क्योंकि मैंने कुछ तरह की मैजिक की बुक्स देखी है, इस सब के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है किस तरह की चीजें पॉसिबल हो सकती है, लेकिन खुद से कभी देखा नहीं, इसलिए पक्के तौर पर नहीं कह सकता। मैंने जिन बुक्स को पढ़ा है उन बुक्स के हिसाब से किसी की बॉडी के अंदर से उसकी सोल को बाहर निकालकर अपनी सोल को उस बॉडी में डालने के लिए काफी सारी माना पावर चाहिए होती है, जो कि हर किसी की बॉडी के अंदर नहीं होती। माना पावर को अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से एक बार जब लियोन काफी गहरी नींद में था, उस टाइम पर मैं उसके पास में जाकर उसकी बॉडी की माना पावर को चेक कर रहा था, जिससे मुझे पता चल सके कि सच में उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा माना पावर है। मैं इससे ये भी चेक कर सकता था कि किसी की बॉडी के अंदर कोई स्पेशल तरह की सोल है जो कि उसकी बॉडी को एकदम ही अलग समझ रही हो। मतलब मैं अपनी पावर से ये चेक कर सकता कि उसकी बॉडी के अंदर जो सोल है वो उसकी खुद की है या फिर किसी और की। जेवियर के मुंह से ये सुनने के साथ भाई अब लियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सोचने लगता है, जेवियर ये मेरे साथ में क्या कर रहा है? रातों के अंदर मेरे साथ में इस तरह की हरकत मुझे पता ही नहीं थी। और ये सोचते हुए लियोन काफी ज्यादा घबराया भी होता है कि कहीं जेवियर को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। तभी जुलियन बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ जो भी तुम सोच रहे हो वो सब कुछ सही है? क्या उसकी बॉडी के अंदर सच में कोई और सोल है? जेवियर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, जब मैंने उसकी बॉडी को चेक किया तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था, किसी भी स्पेशल तरीके की माना पावर उसके पास में नहीं है। यानी किसका मतलब पिछले 1 मिनट के अंदर हमने जो कुछ फालतू की बातें की वो सारी फालतू की बात है, उन बातों का कोई भी सर पैर नहीं है। जुलियन बोलता है, लियोन के अंदर पिछले कुछ टाइम के अंदर जो भी बदलाव आए उसे देखने के बाद में इस तरह का शक करना ज्यादा गलत नहीं लगता है। इसी समय लियोन सोचने लगता है, मैं ये बात तो पक्के तौर पर कह सकता हूँ, जेवियर जो कि अंदर बैठा हुआ है वो आराम से इस तो सेंस कर सकता है कि यहाँ पर बाहर के साइड में मैं खड़ा हुआ हूँ, जिसकी सेंसेस काफी ज्यादा तेज है। इनफैक्ट जब से मैं इस जगह पर आया हूँ और जब से मैंने लोगों की बातें सुनना शुरू किया है उसको तब से मेरे यहाँ पर होने का एहसास हो चुका है। शायद से वो ये सब कुछ कहकर केवल मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि उससे मेरे ऊपर शक हो चुका है। तो भी जेवियर कहता है, वैसे आपने इस बात पर फोकस किया कि उन्होंने हमारी फैमिली के ऊपर जितना भी कर्जा था वो सारे सारे उतार दिया है, मतलब सारे कर्जे को उतारने का पूरा इंतजाम कर लिया है, आधी ज्यादा कर्जा तो उतर भी चुका है। जुलियन बोलता है, हाँ बिल्कुल, इस पॉइंट के ऊपर भी मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली के ऊपर जितना भी कर्जा है उसमें से मैक्सिमम तो मेरी वजह से है। सारा पैसा मेरी पढ़ाई पे लगता है, मेरी पढ़ाई को कंप्लीट करने के चक्कर में मेरे फादर को इतना सारा कर्जा लेना पड़ा। कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ब्रदर लियोन तो काफी अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे, उनकी लाइफ के अंदर काफी स्ट्रगल है, उन्हें अपने ऊपर से ये सारे कर्जा उतारना है और उनको काफी सारे लोगों की बातें भी सुननी पड़ती है। लेकिन वही मेरी लाइफ के अंदर इतनी सारी दिक्कतें नहीं है, मैं आराम से उस हॉस्टल के अंदर रहता हूँ, बड़े आराम से मेरी जिंदगी कट रही है। और ये सब कुछ केवल इसलिए है क्योंकि ब्रदर लियोन ने यहाँ पर सारी जिम्मेदारी संभाल रखी है। इसी वजह से मुझे लगता है उन्होंने कुछ तो अच्छे काम किया है, मुझे उन्हें थोड़ा बहुत क्रेडिट देना चाहिए। जितना गलत मैंने समझता हूँ वो उतना गलत शायद से नहीं है। ये कहते हुए जुलियन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है और इसी टाइम पर लियोन को एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जुलियन के माइंड में जो तुम्हारे लिए अप्रूवल रेटिंग थी वो 2 पॉइंट से कम हो चुकी है, इस वजह से तुम्हें 28 आर्गुमेंट मिलता है। अब उसके माइंड के अंदर तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग -59 है। इसे देखकर लियोन काफी खुश जाता है, वो सोचने लगता है ये तो काफी अच्छी चीज है। यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर जुलियन को भी एक की कैरेक्टर माना गया है, जिसके अगर मैं अपनी इमेज को पूरी तरह ठीक कर देता हूँ तो मुझे कब से आर्गुमेंट मिल जाएंगे जो मेरे आरपी की माइंड की तरह है, जिसको मुझे धीरे धीरे खोदना होगा और इसके अंदर से जितनी भी आरपी पॉइंट्स मैं अचीव कर सकता हूँ वो सारे मैं अचीव करके रहूंगा। बस अब कुछ टाइम बाद में जुलियन के लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट हो जाऊंगा कि वो मेरे लिए हर वो चीज करने के लिए तैयार हो जाएगा जो कि मैं उससे करने के लिए कहूंगा। इस टाइम पर जेवियर इस रूम का गेट खोलता है, अंदर की तरफ एंटर करता है और फिर कहने लगता है, जुलियन चलो चलने का टाइम हो चुका है। जुलियन कहता है, हमें कहाँ चलना है? लियोन कहता है, मैंने तुम्हें बताया था मैं तुम्हारी बॉडी को एक अच्छा शेप देना चाहता हूँ, तो अब टाइम हो चुका है तुम्हारी बॉडी को तपाकर तुम्हें एक अच्छा शेप देने का। इसी के साथ में जुलियन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लियोन जुलियन को एक स्पेशल चीज बनाना सिखा रहा है। सबसे पहला काम है जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से को लेना है, एक स्पेशल क्ले जो कि जुलियन को पूरी तरीके से लियोन प्रोवाइड करा देगा। जुलियन को इसे पकड़कर केवल इसके ऊपर लगातार मारता जाना है और फिर इसे पूरी तरह से फैला लेना है एक पिज्जा के डो की तरह। इसके बाद में इस क्ले के ऊपर डलेगी कर्व से टॉपिंग्स जो कि बनेगी पत्थरों से। अलग अलग पत्थरों के कर्व से टुकड़ों को काफी अच्छे तरीके से इस पूरे क्ले के ऊपर बिछाना है ताकि सभी का अनुपात एकदम सही हो। इसके बाद में तीसरा स्टेप है बैंगुल को इस पिज्जा को खाने के लिए देना।
बेंगुल इस पिज्जा को खाएगी, इसके बाद चौथा स्टेप शुरू हो जाएगा। वो अपनी बॉडी के अंदर से एक स्पेशल तरीके के सब्सटेंस को बाहर निकालेगी जिसके ऊपर काम करेगा लियोन का ये सबसे पहला मॉन्स्टर। अगर सब कुछ एकदम सही अनुपात में डला होगा तो फिर इस सब्सटेंस को थोड़ा सा घुमाने के बाद में इसके बाद में एक अच्छी रस्सी क्रिएट हो जाएगी जो कि बनी होगी मेटल से, और यही रस्सी आगे जाकर ब्रिज के क्रिएशन में काम आने वाली है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में लियोन जुलियन की तरफ अपना फाड़ा बढ़ाता है और फिर से कहने लगता है तो फिर ठीक है, मैं तो सब कुछ समझा दिया है, अब सारे स्टेप्स को एकदम अच्छी तरह फॉलो करना। ये सुनकर जुलियन काफी ज्यादा घबरा जाता है। लियोन आगे बोलने लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात पूरी तरह पक्का कह देना चाहता हूँ, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हर एक स्टेप को एकदम अच्छी तरह करना होगा। अगर यहाँ पर तुमने एक सेकंड के भी एक चीज की भी गड़बड़ कर दी तो फिर जो रस्सी क्रिएट होगी वो एकदम बेकार होगी, और अगर एक बार रस्सी गलत क्रिएट हो गई और हमने उसे ब्रिज के ऊपर लगा दिया तो उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है पूरा ब्रिज टूट जाए और हमारी सारी मेहनत एकदम बेकार हो जाए। यानी कि इसका मतलब हमारे इसी काम के ऊपर हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर ब्रिज ठीक तरह से क्रिएट नहीं होता है तो पूरी सिटी के अंदर हमारा नाम डूब जाएगा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या है? हमारी पूरी फैमिली का फ्यूचर खराब हो सकता है, तुम्हारा भी। ये सुनकर जुलियन और भी डर जाता है। वो घबराते बोलने लगता है कि सच में ये काम इतना इंपॉर्टेंट है, और अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो तुम ये काम मुझे क्यों दे रहे हो? तुम्हें किसी और वफादार, काबिल और भरोसेमंद इंसान को ये काम देना चाहिए। लियोन कहता है हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से तो मैं ये काम तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे तुम्हारे पर भरोसा है कि तुम इस काम को ठीक तरह से करोगे। मैं चाहता हूँ ये काम किसी कैपेबल आदमी के पास में हो, इसी वजह से इस काम के इंचार्ज तुम हो। वैसे तो तुम एक गोबर हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मेरे को निराश मत करना। लियोन से ये डायलॉग सुनने के बाद में जुलियन को काफी अच्छा लगने लगता है। तभी लियोन और जेवियर दोनों जाने लगते हैं, और जेवियर इस टाइम में लियोन को देखकर सोच रहा होता है कि यहाँ पर करना क्या चाहते हैं, इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना वो भी केवल एक स्टार्टिंग स्टेज में काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। जैसे कुछ देर बाद में हम लियोन को दोबारा से देखते हैं, उसके हाथ में काफी सारे कागजात है, वो किसी जगह की तरफ जा रहा है। वो चलते सोचने लगता है यह ब्रिज को क्रिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पहले भी कई बार ब्रिज क्रिएशन की कोशिश की जा चुकी है लेकिन हर बार लोग नाकामयाब रहे हैं। इसलिए अगर मैं भी ऐसे अंधाधुंध वहाँ ब्रिज बना दूंगा और उसके बाद में केवल इंतजार करूंगा तो कुछ टाइम बाद में वो ब्रिज टूट ही जाएगा। लेकिन मैं इससे रिस्क नहीं ले सकता, मुझे एक ऐसा ब्रिज बनाना है जो कि परमानेंट हो, और इस तरह की ब्रिज को अकेले क्रिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मैं अकेले सब कुछ करने से अच्छा है अपने साथ में और भी लोगों को शामिल करूंगा। मैं जानता हूँ मुझे किससे बात करनी है। यही सोचते हुए वो एक घर के पास पहुंच जाता है जो कि एक क्राफ्टमैन का है। इसका नाम है कोर्गी, जो कि लियोन के आने से पहले आराम से अपने शराब को एंजॉय कर रहा होता है। तभी लियोन इसके पास में आता है और उसे कहने लगता है मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कोर्गी बोलता है लेकिन मुझे नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसी के साथ में कोर्गी ने लियोन को मुंह पर ही मना कर दिया है बिना उसकी बात को सुने हुए, और लियोन को इससे पूरा एहसास होता है। वो सोचने लगता है मुझे लगा ही था ये मुझे इस तरह का रिप्लाई देगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काबिल है, इसके अंदर बहुत सारा एटीट्यूड भी है, ये ऐसे ही तो मेरी मदद नहीं करने वाला। मैंने इसके बारे में सुना हुआ है कि तब तक कोई भी काम नहीं करता जब तक सब खुद को उस काम के अंदर इंटरेस्ट नहीं आ जाए। अगर क्वीन भी इसके पास आकर इसे खुद से कोई काम दे दे तब भी ये उसे पूरी तरह मना कर सकता है। इसके उसमें इतनी पावर है, और क्वीन भी यहाँ पर इसे फोर्स नहीं कर सकती किसी काम को जबरदस्ती कराने के लिए। जब तक इसे उस काम के अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा ये उसे नहीं करेगा। और यहाँ पर मुझे यही करना है, अपने ब्रिज बनाने काम के अंदर इसे इंटरेस्ट दिलाना है ताकि मेरे साथ में लगकर उस ब्रिज को बनाने में मदद करे। ये सोचकर लियोन इस बंदे कोर्गी को मना कर देने के बावजूद भी अपना पूरा स्ट्रक्चर इसे दिखाने लगता है और इसे कहता है देखो ये वो स्ट्रक्चर है जो कि हम जल्दी बनाने वाले हैं। ये ब्रिज का स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होने वाला है। मैं चाहता हूँ इस ब्रिज को बनाने में तुम मेरी मदद करो, एक बार जरूर से इस स्ट्रक्चर को देख लो। जिसमें कोर्गी गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, वो अपनी शराब से लियोन को अटैक करते हुए कहने लगता है मैंने तुमसे कहा ना मुझे ये सब कुछ देखने, तुम्हारी बातों को सुनने या फिर किसी भी तरीके से तुम्हें मदद करने में किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहते हुए कोर्गी की नजर राशि इस स्ट्रक्चर के ऊपर जाती है और उस देखने के साथ में वो थोड़ा अचंभित हो जाता है। उसे कुछ नए तरह के डिजाइन दिखाई देते हैं, और क्योंकि ये भी एक काफी अच्छा क्राफ्टमैन है इसलिए उस डिजाइन को देखने के साथ में इसके अंदर इंटरेस्ट हो जाता है। और फिर शायद से लियोन को भी चीज बता होती है, वो तुरंत ही उस पेपर को फोल्ड करने लगता है और वहां जाते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए, शायद से मैंने आपको कुछ ज्यादा परेशान कर दिया है। ठीक है, अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं किसी और के पास में चला जाऊंगा, कोई ना कोई तो मेरी मदद कर ही देगा। और ये कहते हुए लियोन ने गर्म लोहे के ऊपर हथौड़ा मार दिया है जो कि एकदम सीधे से पड़ता है। कोर्गी चिल्ला कहता है रुको वहीं पर। इसी के साथ में लियोन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल जाती है। कोर्गी ये कहता है तुम्हारे डिजाइन को मैं थोड़ा सा देख लिया है, तुमने जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है ये काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे लगता है ये परफेक्टली वर्क करेगा। मुझे इसके अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। वैसे इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद में मुझे तुम्हारा फ्यूचर दिखाई दे रहा है, क्या तुम उसके बारे में जानना चाहोगे? लियोन कहता है मुझे लगा था आप एक क्राफ्टमैन है लेकिन आप तो एक एस्ट्रोलॉजर भी है, आपको फ्यूचर भी दिखाई देता है। चलिए बताइए आपको क्या दिख रहा है? क्राफ्टमैन कहता है मुझे तुम्हारा सर क्वीन के पैरों के नीचे दिख रहा है, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर का यूज करके तुम ब्रिज बनाने वाले हो ये काम नहीं करेगा। हो सकता है कुछ टाइम तक वो ब्रिज टिक जाए, लेकिन जैसे उस पर लोग चलना शुरू करेंगे उसके बाद से ही उसकी पावर कम होती जाएगी और एक टाइम के बाद में वो पूरी तरह ढह जाएगा। उसके बाद जितने भी लोग होंगे वो साइड सारे मारे जाएंगे। लियोन कहता है और तुम्हें क्या लगता है उन सारे लोगों की मरने का ब्लेम किसके ऊपर आएगा? क्या केवल मेरे ऊपर जिसने पूरी जांच पड़ताल किए बिना ब्रिज बना दिया, या फिर आपके ऊपर जिसने मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की जबकि आपको मदद करने में इंटरेस्ट था? ये बात अच्छे से समझ लीजिए, चाहे आप मेरी मदद करें या फिर ना करें मैं तो ब्रिज को बना के रहूंगा, और उसके बाद में ये आपकी सिटी के लोग हैं, इनके साथ में जो कुछ भी हो वो आप संभाल लेना। कोर्गी कहता है तुम बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो, क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? लियोन कहता है नहीं, मैं तो कोई धमकी नहीं दे रहा, मैं बस आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है।
छोटा सा एस्ट्रोलॉजर तो मैं भी हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत फ्यूचर दिखाई देता है। ये कहते हुए लियोन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है। कॉर्गी इसे देख कहने लगता है, तुम्हारी स्माइल को देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हारे माइंड के अंदर कोई शातिर प्लान है और तुम केवल मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी चाल है, लेकिन इसके बावजूद भी इस चाल के अंदर मैं फंस चुका हूँ। ठीक है, मुझे दिखाओ तुमने किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, मैं पूरी तरीके से इसे चेक करना चाहता हूँ। इसके बाद में कॉर्गी उस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से देखने लगता है और फिर कहता है, या और मैं तुम्हें एक बात पक्के तौर पर कह सकता हूँ, इस पूरे किंगडम के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस ब्रिज को सही तरह से क्रिएट कर सके। पूरे किंगडम में एकलौता मैं ही हूँ जो कि इस काम के अंदर तुम्हें मदद कर सकता हूँ। अगर तुम किसी और के पास में जाओगे तो वो जरूर से कोई ऐसा ब्रिज बनाएगा जो कुछ टाइम के अंदर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दाव पर तुम्हारा सन लगा है, उनका कुछ भी नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुमसे बेस्ट की मदद लो। जो भी यहाँ पर सबसे बेस्ट क्राफ्टमैन है वो केवल उसी की। लियोन कहता है, मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ कहेंगे, इसलिए से तो मैं आपके पास में आया हूँ सबसे बेस्ट के पास में। तो क्या आप मेरी मदद के लिए तैयार है? कॉर्गी बोलता है, तुमने दोबारा से वैसे एक गंदा सा फीस बना रखा है। मुझे तुम्हारे मुंह को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक हथौड़ा उठाऊं और सीधे तुम्हारे मुंह पे मार दूं, लेकिन फिर इस तस्वीर को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास पूरी प्लानिंग है। तुम यहाँ पर जो मेरे पास में आए हो ये भी तुम्हारी प्लान का एक पार्ट है। लियोन कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत ज्यादा काबिल इंसान है, आपके साथ में मैं किसी तरह की चाल कैसे खेल सकता हूँ? मैं तो बस यहाँ पर आपके पास में मदद के लिए आया हूँ, केवल मदद के लिए आने वाला एक मुसाफिर हूँ मैं। कॉर्गी बोलता है, बातों में भी तुम काफी अच्छे हो, तुम्हारी काबिलियत से मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में काम करने के लिए तैयार हूँ। अब हम यहाँ पर एक ऐसा ब्रिज बनाएंगे जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक मिसाल होगा। ये सुनने के साथ में लियोन भी काफी खुश जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर जिस काम के लिए आया था वो काम कंप्लीट हो चुका है। ये बंदा अब उसके सपोर्ट में। यहाँ से हम जुनून दिखते हैं जो कि अपने काम में लगा हुआ है, और यहाँ पर हिप्पो और लियोन के जो बाकी मॉन्स्टर्स है वो सब के सब उसे चेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा लियोन ने कवसर वर्कर्स को भी काम में लगा रखा है। ये सारे लोग बेंगोल की बॉडी के अंदर से जो आयरन की रोड्स बाहर निकलती है उन सभी के ऊपर कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। उनकी मदद से आयरन के बड़े बड़े रोड्स बना रहे हैं ताकि उन्हें सही तरीके से ब्रिज के अंदर यूज किया जा सके। और जब ये सारे लोग ये सारा काम कर रहे होते हैं, इस टाइम पर लियोन और जेवियर अपना अलग काम कर रहे हैं। ये लोग उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ पर इन्हें ब्रिज बनाना है, वहाँ पर ये सस्पेंशन टावर बना रहे हैं। इस सस्पेंशन टावर का आगे क्या यूज होने वाला है ये ब्रिज बनने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल लियोन और जेवियर दोनों के पास में ब्लास्ट करने की पावर है, इसलिए रफ्तार 2 गुना हो चुकी है। दोनों की दोनों तेजी से इस जगह पर धमाके करते जा रहे हैं। इन्हीं धमाकों को सुनकर एक बंदा इस जगह पहुंच जाता है। इसके साथ में और भी काफी सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर आते ही कहने लगते हैं, तुम सब यहीं रुक जाओ, जो भी तुम लोग चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, हमारी स्टेट की फंड्स को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, ये कोशिश अब तुम्हारी काम नहीं करेगी। इस काम को यहीं पे रोका जाता है। इसका स्टेट ऑर्डर हमने तैयार कर लिया है। अब तुम्हें यहाँ से सीधे हमारे रानी के पास में लेके जाएगा और वो तुम्हें यहाँ से भगा देगी। यहाँ पर हमें किसी भी तरीके के ब्रिज की जरूरत नहीं है, यानी इसका मतलब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस काम को यहीं पे रोक दो। ये सुनकर लियोन को काफी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने कब से तैयारी कर भी ली है, कब से लोगों को उसने इस काम के लिए मनाया है, और इस टाइम पर उसके काफी सारे वर्कर इस काम पे लगे हुए भी है। अगर अब इस काम को रोका जाता है तो लियोन की काफी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यहाँ से हम कुछ देर पहले इस कैसल का सीन देखते हैं जहाँ पर रानी के सामने 2 बंदे बैठे हुए हैं। ये उसे कहने लगता है, हमारी सिटी के अंदर पहले से ही मैग्ना रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, हमें एक और ब्रिज की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जो पिछला ब्रिज है वो 30 साल से काफी टिका हुआ है और काफी लंबे टाइम तक ऐसे टिका रहेगा, तो हमें एक और ब्रिज क्यों चाहिए? उस लड़के ने आपके सामने कहा कि हमें मैग्ना रिवर के ऊपर एक और ब्रिज बनाना चाहिए, तो आपने इसके लिए हाँ भी कह दिया। आपको सुन चाहिए था कि हमें ब्रिज की जरूरत है भी या फिर नहीं। वो लड़का केवल एक ही रिवर के ऊपर 2 ब्रिज बनाकर हमारे पैसों को वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से हमारे फंड्स पूरी तरह बेकार हो रहे हैं। हम जिस पैसे को आपके इस पैलेस को ठिकाने में ला सकते थे उसे हम उस ब्रिज के अंदर लगा रहे हैं, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है। जब ये दोनों बंदे इस क्वीन को ये सारी पट्टी पढ़ा रहे होते हैं तो क्वीन एकदम शांति से इनके बारे में सोच रही होती है, और शायद से अब इसे भी ऐसा लेने लगा है कि लोग जो कुछ भी कह रहे हैं ये सब कुछ ठीक है, और लियोन जो कुछ भी कर रहा है वो शायद थोड़ा सा गलत हो सकता है, और फिलहाल इनकी सिटी को एक और ब्रिज की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्वीन ने लियोन की काबिलियत को देखा है, इस वजह से वो लियोन को एक और मौका देती है। वो जल्दी से लियोन को अपने कैसल के अंदर बुलाती है। साथ में ये सभी लोग एक जगह बैठ जाते हैं और सभी के बीच में एक मीटिंग होने लगती है। क्वीन इन दोनों से बोलती है, तुम दोनों पक्षों को मैं परमानेंट मौका दूंगी, तुम दोनों अपनी बात रख सकते हो, और जब तुम दोनों की बात पूरी हो जाएगी उसके बाद में आखिर में डिसीजन होगा कि यहाँ पर ब्रिज बनाना है या फिर नहीं। वैसे बता दूं यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म हो चुका है। क्वीन, लियोन और ये दोनों बंदे एक जगह बैठे हुए हैं, और लियोन के साथ में यहाँ पे जेवियर भी है। ये दोनों बंदे लियोन को भी इल्जाम लगा रहे हैं कि जो भी ब्रिज है इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वीन भी यहाँ पर इन्हीं दोनों बंदों को पहले बोलने का मौका देती है, हम इन्हें गिल्ड मेंबर्स कहेंगे। इनमें से एक बंदा जिसका नाम विक्टर है, जो कि मैग्नेटा गिल्ड का लीडर है, ये पहले आगे बढ़ते हुए अपनी पिछली बात को रिपीट करता है। ये कहने लगता है, मैग्नेटा रिवर के ऊपर पहले से ही एक ब्रिज बना हुआ है और वो पिछले 30 साल से, तो हमें एक और ब्रिज की जरूरत नहीं। और जो हमारा पिछला ब्रिज है उस ब्रिज के ऊपर हमने काफी तरीके से काफी सारे स्लोप्स बनाए, जिनकी मदद से जो भी पानी उससे टकराता है वो सारा बड़ी आसानी से साइड से होकर निकल जाता है, जिस वजह से ब्रिज के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता और अगले कई सालों तक कोई भी इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। यहाँ पे केवल तुम ही हो जो कि एकदम से आकर कह रहे हो कि ब्रिज जल्दी टूटने वाले हैं। हाँ, ये बात सच है कि जिस जगह पर तुम ब्रिज बना रहे हो वहाँ पर पहले भी 10 ब्रिज बनने की कोशिश की गई है, और 10 में से एक बार भी ब्रिज सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन हमें अब उस जगह ब्रिज की जरूरत ही नहीं है जो हमारे पास में किसी और जगह ब्रिज है, क्योंकि ब्रिज का नदी के ऊपर होना जरूरी है और ब्रिज की मदद से नदी को पार करना जरूरी है। ब्रिज किस जगह पर है इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर लियोन सोचने लगता है, अब मैं इन लोग को समझाऊं कि कुछ टाइम के अंदर इनके पास में जो दूसरा ब्रिज है वो भी टूटने वाला है,
और वो ब्रिज इतनी बुरी तरह टूटेगा कि इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जिस टाइम पर वो ब्रिज टूटेगा उस टाइम पर बहुत तेज बारिश होगी, कवचर सेना उसके ऊपर होगी और जैसे ही सेना उस ब्रिज के ऊपर से उतरने वाली होगी उसी टाइम पर वो ब्रिज टूटेगा और उस सेना की पूरी तरीके से कमर टूट जाएगी। जो भी सोल्जर्स उस ब्रिज के ऊपर होंगे सब के सब एक ही झटके में मारे जाएंगे। इसी वजह से ये बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि वो ब्रिज टूटे हमारे पास एक नया ब्रिज हो जिसकी मजबूती की पूरी तरह से गारंटी ली जा सके। लेकिन ये बात इन लोगों को बताई नहीं जा सकती है क्योंकि मैं नहीं चाहता इन लोगों को पता चले कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, यानी कि फ्यूचर में इस जगह जो भी इवेंट होने वाला है वो पहले मैं जानता हूँ। तभी लियोन इस गिल्ड लीडर से आगे बोलता है, वैसे क्या तुम मुझे एक चीज बता सकते हो, तुम्हारी गिल्ड के पास में अभी हाल ही में कब सर पैसा आया है, वो पैसा कहाँ से आया है, किसने दिया है वो, और इसके अलावा मैं ये बात जानना चाहता हूँ मेरे भाई ये सब कुछ केस करने के लिए, मेरा काम रुकाने के तुम्हें कितने पैसे मिले। लियोन की ये बात सुनने के साथ में गिल्ड लीडर विक्टर तो एकदम शांत रहता है, लेकिन उसके साथ में जो दूसरा बंदा है ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, इसको काफी ज्यादा गुस्सा रहता है और ये वही बंदा है जो कि लियोन से उस रेस्टोरेंट के अंदर मिला था। ये लियोन पे गुस्सा करते हुए उससे कहने लगता है, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी इन बातों से ऐसा लग रहा है तुम हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो कि हमने किसी से रिश्वत ली है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हमारी सिटी के पूरी तरह वफादार है, तुम्हारी क्वीन के सामने हमारे इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते हो, हमारी इस तरीके से इंसल्ट करने की तुम्हें एक बड़ी सजा मिलेगी। ये कहते हुए जब भी बंदा गुस्सा कर रहा होता है तब लियोन को ये चीज पता चल जाती है कि उसकी चाल काम कर चुकी है। असल में ये वो बंदा है जिसने गिल्ड लीडर को ये सारे पैसे दिए ताकि वो लियोन के पास में आकर इस तरीके से उस पर एक केस कर सके और उसे काम पे रुका सके। असल में यहाँ पर जो दूसरा बंदा है ये एक बिल्डर है जिसने पहले 10 बार इस जगह ब्रिज बनवाया और 10 बार सिटी से काफी सारा पैसा लिया है। 10 बार ब्रिज तो टूट गया लेकिन इससे उसे कुछ नुकसान नहीं है क्योंकि उसको पैसा तो मिल ही गया, और अभी 11वीं बार भी ब्रिज बनाना चाहता था और उसे तोड़वाना चाहता था। और केवल इतना ही नहीं, इसकी तरफ से ये सिलसिला कभी भी खत्म नहीं होता क्योंकि ये हर बार ब्रिज को इस तरह से बनाता था कि वो जल्दी ही टूट जाए, क्योंकि इसको ऐसा ब्रिज बनाना आता ही नहीं है जो कि यहाँ पर अच्छे से टिका रह सके। केवल एक बार ही था जब इसे सही से ब्रिज बनाया, और वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो ब्रिज पूरी तरह से अनुकूल था। लेकिन यहाँ इस जगह पर ये ब्रिज बनाने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें सिटी से लगातार पैसे चाहिए, ये उनके लिए एक माइन की तरह है जिसे वो बंद करना नहीं चाहते। लेकिन अब की बार यहाँ पर मैं आ चुका हूँ जो कि इनकी दुकान को पूरी तरह बंद करा देगा। इस टाइम पर क्वीन बोलती है, लियोन फ्रंटेरा ये तुम्हारी हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम इस तरीके से मेरे साथ के लोगों के ऊपर इस तरह इल्जाम नहीं ला सकते, ये लोग हमारे वफादार है, काफी लंबे टाइम से हमारी सिटी के लिए काम कर रहे हैं। क्वीन ये कहते हुए काफी गुस्से में होती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, वो इस सिटी की क्वीन है, अगर उसे यहाँ पर गुस्सा आ गया और वो जो कुछ भी करना चाहेगी वो लियोन के साथ में कर सकती है और लियोन इसे रोक नहीं पाएगा, इसलिए लियोन भी काफी घबरा जाता है। क्वीन एलिका आगे बोलती है, अब मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती हूँ, हमारे ऑफिशियल तौर पर ये डिसीजन ले लिया है कि तुम्हें सजा मिलेगी, हमारे साथियों के ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाने के बदले में तुम्हें तुम्हारे सर को तुम्हारी बॉडी से अलग करवाना होगा, यही हमारा न्याय है। क्वीन के इतना करने के साथ में कुछ रस्सियों से लियोन को बांध दिया जाता है और इसके अलावा एक बड़ा जल्लाद इस जगह पहुंच जाता है जिसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी है, ये लियोन के ऊपर अटक करने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्वीन का एक इशारा और ये लियोन के गर्दन को 2 टुकड़ों में काट देगा। इसके बाद में क्वीन लियोन को आखिरी कुछ शब्द बोलने का ऑप्शन देती है, वो उससे कहती है, तुम्हारे पास में एक आखिरी मौका है, क्या तुम आखिरी बार कुछ कहना चाहोगे, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। लियोन के साथ में इसे कुछ होता हुआ जेवेरिप देख रहा होता है लेकिन वो फिलहाल कुछ कर नहीं पाता, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्से में, उसको फिलहाल थोड़ी सी उम्मीद है कि लियोन पर कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन धीरे धीरे कर उसके हाथ उसकी तलवार से बढ़ रहे होते हैं। अगर यहाँ पर एक सेकंड के लिए वैसा होता है कि जेवियर को लगा कि लियोन यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो जेवियर तुरंत ही सब कुछ भूल भाल कर इन्हीं सभी लोगों पर अटैक कर यहाँ से किसी भी तरीके से लियोन को निकाल के ले जाएगा। इस चीज का लियोन को अपने आप पर प्रो कॉन्फिडेंस है। तभी क्वीन दोबारा से अपने वर्ड को रिपीट करती है, वो लियोन से कहती है, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। लियोन कहता है, हाँ बिल्कुल, जैसे कि एक बहुत बड़ी फसल के अंदर एक हल्की सी फंगस पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है, वैसा ही कुछ आपकी सिटी के अंदर ना हो जाए इसके लिए तैयार रहिएगा। लियोन की ये छोटी सी लाइन इस पूरे गेम के अंदर एकदम ही गेम चेंजर होती है, सब कुछ एकदम सही हो जाता है। इसे सुनकर क्वीन जल्दी से अपने दोनों वफादार बंदों की तो देखती है और फिर से कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है लियोन ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सही है। और अब यहाँ पर ये दोनों बंदे क्वीन के साथ वफादार बनने का नाटक कर रहे होते हैं, इसलिए वो भी इस बात को मान लेते हैं कि ये बात सही भी है। क्वीन कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर ठीक है। इस टाइम पर लियोन का हाथ उसकी तलवार तक पहुंच जाता है, वो बस तलवार निकालने वाला है। तभी क्वीन आगे बोलती है, मैं तुम दोनों पे चेक कर लेती हूँ कि तुम सच में मेरे लिए फंगस हो या फिर फसल। इन दोनों बंदों को क्वीन की बात समझ में नहीं आती है। क्वीन आगे बोलती है, अब मैं चेक करने वाली हूँ क्या तुम सच में मेरे लिए वफादार हो। क्वीन के इतने के साथ में कुछ जादूगर इस जगह पहुंच जाता है और लियोन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आ जाती है, वो जो करना चाहता था वो करने में कामयाब हो चुका है। तभी क्वीन इन सारे जादूगर्स को कन्फ्यूज स्पेल यूज करने का ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद में ये सारे जादूगर अपनी पावर को यूज करना शुरू करते हैं। इनके हाथों के अंदर से कुछ लाइट बाहर निकलती है, ये लाइट जिस भी किसी की ओर पड़ती है वो अपने सारे गुनाहों को कन्फेस करने लगता है। और जैसे ही ये जादू शुरू होता है इस बंदे को पता चल जाता है कि उसकी शाम बिताने वाली है। इस स्पेल का इफेक्ट होने के साथ में वो अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेगा और फिर ऐसा होता भी है। पहले शुरुआत में तो वो काफी ज्यादा चिल्लाता है लेकिन फिर धीरे धीरे कर अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेता है, जिन्हें सुनते हुए लियोन जो रोज हंस रहा होता है वो समझ जाता है यहाँ पर सब कुछ वापस से ठीक हो चुका है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो कि 1 सेकंड पहले उसके हाथ से चला गया था अब वो दोबारा से उसके हाथ में आ चुका है, उसकी जान बच चुकी है। वैसे यहाँ पर क्लियरली बताया नहीं जाता कि यहाँ पर अपने किन किन गुनाहों को कन्फेस करते हैं, वैसे गुनाह बहुत ज्यादा है क्योंकि इस जगह पर काफी सारे कोई भी आए हुए हैं इन दोनों को खाने के लिए। असल में यहाँ पर इन दोनों की सजा इतनी बड़ी होती है कि इन दोनों को नंगा कर बुरी तरह से पीट कर एक पिलर के ऊपर बांध दिया जाता है हमेशा के लिए सड़ने के लिए।
लियोन यहाँ पर इन दोनों को इससे लटका देखकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। वो इन दोनों के पास में आकर इन्हें चिढ़ाते हुए कहने लगता है, तुम्हें खुश होना चाहिए, मैंने तुम्हें सजा को थोड़ा कम करा दिया है, यहाँ पर केवल तुम दोनों की सजा मिल रही है, वरना क्वीन तो ये कह रही थी कि तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ पे लटका देना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ इसलिए मैंने उनसे कह दिया कि केवल तुम दोनों को लटकाना ही काफी होगा। इसी के तभी लियोन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है, लेकिन जेवियर को पता होता है लियोन मन ही मन में बहुत ही इवल तरीके से हंस रहा है, और असल में लियोन ही वो था जिसने क्वीन को आगे से कहा था कि इनको नहीं बल्कि इनके साथ में इनकी पूरी फैमिली को यहाँ पे लटकाना चाहिए, लेकिन क्वीन ने वो थी जिसने कहा था कि इन दोनों को ही लटकाओ। बेकार में इस पूरे केस के अंदर फैमिली को सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में लियोन इन दोनों बंदों को और भी ज्यादा बुरी सजा देना चाहता था। वो चाहता था इन्हें तुरंत ही मार दिया जाए, क्योंकि इनकी वजह से लियोन का काम थोड़े टाइम तक डिले हो गया, लेकिन क्वीन ने इनकी थोड़ी दया दिखाकर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। इन्हें यहाँ पर कुछ टाइम तो लटकाया जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद में वापस से छोड़ देंगे। इनकी रॉयल पोस्ट तो चली गई है, लेकिन इनकी जान बच गई है। और इसके अलावा क्वीन ने यहाँ पर एक और ऑर्डर दिया है, इस टेम्पर सिटी के अंदर जितने भी वर्कर्स है उन सभी को ऑर्डर दिया गया है कि वो सबके सब लियोन के अंडर में काम करेंगे और लियोन के साथ में इस ब्रिज को बनाएंगे। और अब इसी वजह से लियोन की टीम के अंदर काफी सारे जादूगर भी शामिल हो चुका है। ये काफी सारे बड़े बड़े ब्रिक्स क्लस्टर में खड़ा होकर उनके ऊपर मैजिक का यूज कर रहे हैं, ताकि उनके वजन को थोड़ा कम किया जा सके। इनको ऊपर ले जाया जाएगा और वहां पर इन्हें ठीक से सेटअप किया जाएगा। यहाँ पर लियोन का पहला काम है एक टावर बनाना, जिसका नाम है सस्पेंशन टावर। लियोन की पूरी टीम इसी टावर को बनाने में लगी हुई है, उसके सारे मॉन्स्टर्स भी। यहाँ पर लियोन एक टावर के ऊपर है, उसके अंदर बेंगुल है, उसने अपने मुंह के अंदर एक रस्सी को पकड़ रखा है। इसके बाद में लियोन बेंगुल को एक दिशा में देखने के लिए कहता है और फिर जोर चिल्ला कहता है फायर। लियोन के तक कहने के साथ में बेंगुल जोर से एक रॉकेट की तरह और मुछल जाती है, और बेंगुल के साथ में ये रस्सी भी हवा की ऊंचाई में काफी दूर तक जा रही है। असल में लियोन ने यहाँ पर 2 टावर बनाए नदी के दोनों छोरों पर, और यहाँ मेन काम है कि किसी तरीके से इस मजबूत रस्सी को इस टावर के दोनों तरफ बांध देना, मतलब दोनों टावर्स के बीच में बांध देना। और लियोन इस काम को इन दोनों मॉन्स्टर्स की मदद से कर रहा है। एक तरफ से बेंगुल रस्सी को लेकर हवा में कूद गई है, और दूसरी तरफ से प्रूडोंग दूसरे टावर के ऊपर खड़ा होकर बेंगुल के पास में नजर कर रहा है। जैसे बेंगुल एकदम पास पहुंचती है, प्रूडोंग अपनी बॉडी को पूरी तरह फैलाकर बेंगुल को पकड़ लेता है। वैसे असल में ये रस्सी जितनी बड़ी दिखाई दे रही है उससे कई ज्यादा बड़ी है। जब इस रस्सी के पास में कुछ ह्यूमंस दिखाई देता है तब पता चलता है रस्सी का साइज कितना ज्यादा है। ये रस्सी इतनी बड़ी है कि डायरेक्टली कोई ह्यूमंस अपने हाथों से पकड़ भी नहीं सकते, वो इसे एक मशीन की मदद से उस टावर के ऊपर बांध देता है। और लियोन को यहाँ पर ये कारनामा करते हुए काफी सारे लोग देख रहे हैं, जेवियर भी इनमें से एक है। वो सब कुछ देख कहने लगता है ये रस्सी भी उस तरफ पहुंच गई। इस टाइम हम देखते हैं जेवियर के साथ में जुलियन भी है, जो कि देख कहने लगता है लियोन को जो कमाल का है, उसने काफी अच्छी टेक्निक का यूज किया है। जेवियर कहता है आप भी कुछ कम नहीं है, बस अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में आप भी ऐसा कुछ कर पाएंगे। जरूर से आप भी पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना और अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे। वैसे क्या आपको याद है जब आप छोटे थे तो आपने कई बार मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊं, और तब मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पर आपकी इतनी पावर नहीं थी जब ठीक से स्वॉर्ड भी उठा सके। जब भी आप स्वॉर्ड उठाने की कोशिश करते थे आप कई बार खुद को ही घायल कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको देखकर मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ आप इस काबिल बन चुके हैं कि खुद से कौन से स्वॉर्ड टेक्निक को सीख सकते हैं, और अब आपके सामने वो सिर्फ नहीं आएगी जो कि उस टाइम पर आया करती थी। इसी टाइम पर हम दोबारा से ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं। अब यहाँ पर इस काम के अंदर हिप्पो को भी लगा दिया गया है। पहले हिप्पो के ऊपर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का पूरा काम किया जाता है, मतलब ब्रिज के टुकड़े को उसके ऊपर बना देता है, और फिर उसके बाद में वो पानी के अंदर जाकर अपने साइज को बढ़ा लेता है काफी सारे पानी को पीकर, जिससे उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो टुकड़ा एकदम सही जगह पहुंच जाए। और जैसे ही वो ब्रिज के बाकी बचे टुकड़ों से लगता है, यहाँ से काम शुरू हो जाता है मजिशियंस का। मजिशियन अपनी वेल्डिंग टेक्निक का यूज करके उन टुकड़े को बाकी दूसरे टुकड़ों से अटैच कर देता है। इस तरीके से ब्रिज के बड़े बड़े टुकड़ों को आपस में अटैच किया जाता है। और क्योंकि लियोन ने पहले ही इस साइड काम कंप्लीट कर लिया होता है, इस वजह से एकदम एंड टाइम पर इन सारे पार्ट्स को कनेक्ट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। इन अलग अलग पार्ट्स को लियोन ने काफी पहले बना लिया था, इसलिए अब इन सभी को आपस में अटैच करने में ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता। कुछ टाइम के अंदर ब्रिज पूरी तरह क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद में वो खुश तो कहने लगता है ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ में लियोन को मिल जाते हैं 1050 आरबी पॉइंट, और अब उसके पास में टोटल 3019 आरबी पॉइंट हो चुके हैं। और अब इस तरीके से इतने सारे आरबी पॉइंट मिलने के बाद में लियोन डिसाइड करता है अब उसे क्रेडिट दिखाना है, जो कि ऑब्वियसली उसे चाहिए था। इसके लिए तो वो भी चाह ही नहीं सकता है। तो आप क्रेडिट बटने का टाइम हो चुका है। क्वीन इस ब्रिज के ऊपर चढ़ती है और फिर कहने लगती है सबसे पहली चीज, इस ब्रिज को बनाने के अंदर लियोन और जेवियर इन दोनों का ज्यादा सहयोग रहा है, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा जाएगा। अब से इसका नाम है लियोन जी। और इसके अलावा क्योंकि लियोन ने इस ब्रिज को बनाकर ये चीज प्रूव कर दी है कि वो एक काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसे ये सारा काम काफी अच्छी तरह आता है, इसलिए उसे आज हम एक काफी शानदार उपाधि देना चाहते हैं। इसलिए उसे उपाधि दी जाती है मास्टर बिल्डर की। क्वीन के इतना के साथ में यहाँ पर जो पहले से बिल्डर होता है, जिससे लियोन ने खुद से आगे जाकर मदद मांगी थी, ये काफी चिढ़ जाता है। ये कहने लगता है नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस लड़के ने यहाँ पर अकेले काम नहीं किया है, बल्कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो मैंने मेनली काम किया है। इस लड़की को ये आइडिया मैंने दिया था कि हम पहले अलग से काफी सारे प्लेटफॉर्म्स बना लेंगे और फिर उन्हें एक करके जोड़ लेंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस लड़के ने इस सारा स्ट्रक्चर बनाया था। मेन तो काम इसी ने किया है। इस ब्रिज की मैपिंग का काम भी इस लड़के ने किया है, और इसके अलावा ब्रिज को स्टार्ट भी इसी ने किया है। सबसे मेन रिस्क इसी के ऊपर थी, इस वजह से मैं इसको उपाधि देने के लिए तैयार हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
और इसके अलावा मुझे लगता है ये इस उपाधि के लायक है। अपनी खुद की तारीफ सुनने के बाद में लियोन इन सभी लोगों के सामने अपना सर झुकाने लगता है और साथ में वो कब्जा डरावे होता है क्योंकि उसके सामने अब एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर उसकी तारीफ हो चुकी है। उसने अपने आप को एक काफी अच्छा कंस्ट्रक्शन वर्कर प्रूफ कर दिया है, यानी कि उसके साथ में अब वो होने वाला है जिसका सबसे ज्यादा डर था। इस क्वीन को वो पसंद आ चुका है, यानी इसका मतलब क्वीन इसे और भी कई सारे कामों में यूज करने की कोशिश करेगी। और इसी टाइम पर सेम ऐसा ही हो रहा होता है। क्वीन लगातार लियोन की तो दिख रही होती है और उसके माइंड में यही चल रहा होता है कि वो लियोन को किस तरीके से यहीं पर रोक के रखे और उसे आई क्या काम करवाए। लियोन भी काफी अच्छी तरीके से क्वीन की इस माइंड को अच्छी तरह पढ़ पा रहा होता है। वो सोचा लगता है अगर इसने मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से रोकने की कोशिश की तो मैं तुरंत ही इस चीज के लिए मना कर दूंगा, क्योंकि मैं एक सेकंड भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहता। मैं कोई भी काम यहाँ पर नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मेन फोकस है अपनी लाइफ को अच्छी तरह जीना। मेरे पास में काफी सारा पैसा, काफी सारा खाना और इसके अलावा काफी सारे ऐशो आराम होने चाहिए। कोई भी काम नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी काम को अपने ऊपर नहीं लेने वाला, क्योंकि इस टाइम पर मेरी लाइफ में केवल दो ही गोल है, खाना और सोना। अगर ये दोनों गोल पूरे हो रहे हैं तो बाकी बेकार काम करने की मुझे जरूरत ही क्या है। इसी टाइम पर फाइनली क्वीन का मुंह खुलता है। वो क्या लगती है, लियोन मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो मेरे साथ में मेरे पैलेस में चलो। यहाँ से आगे की बात हम बिल्कुल वहीं पे करेंगे। इसी के साथ में लियोन के चेहरे के ऊपर एक स्माइल आती है। उसने जैसा सोचा था क्वीन बिल्कुल वैसे ही कह रही है और लियोन के पास में यह पूरी प्लानिंग है। वो सोचने लगता है हाँ बिल्कुल, मैं तो खुद भी ये चाहता था, अब मैं एक तीर से दो निशाने लगाऊंगा। ये सोचकर क्वीन को इस चीज के लिए हाँ कह देता है और वैसे भी यहाँ पर उसके पास मना करने का ऑप्शन तो है ही नहीं। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। हम इस कैसल को देखते हैं जहाँ पर क्वीन इन दोनों से बोलने लगती है मैं तुम दोनों को एक स्पेशल ऑफर देना चाहती हूँ। तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है, इसलिए हमने तुम्हें टाइटल दे दिया है जो कि हमारी कंट्री का एक बहुत स्पेशल टाइटल है। और इसके अलावा हम तुम्हें जमीन भी देना चाहते हैं ताकि तुम बड़ी आसानी से हमारी इस कंट्री के अंदर रह सको। तुम्हें पूरा बना बनाया अच्छा खासा घर मिल जाएगा और भी इसके अलावा जितनी भी सुविधाएं तुम्हें चाहिए हो वो सारी तुम्हें मिल जाएगी। क्वीन की ये बात सुनकर वहाँ पर जो बाकी के लोग हैं और जो कि लियोन से चिढ़ता है, ये सबके सब काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। इनके अंदर जलन की आग बजने लगती है और इसी टाइम पर क्वीन सोचने लगती है वैसे तो ये बंदा बिल्कुल गरीब नहीं है, ये भी एक किंग का बेटा है। फ्रंटियर फैमिली के ऊपर इस टाइम पर थोड़ा बहुत कर्जा है, लेकिन काफी तेजी से वो कर्जा उतरता जा रहा है। इसका मतलब उनकी इनकम भी अच्छी खासी हो रही है, इसलिए मैं इसे केवल टाइटल से तो अपनी तरफ नहीं रख सकती हूँ। अगर मुझे इसे अपने पास में रोक के रखना है तो कुछ न कुछ खास देना होगा, जैसे कि जमीन, ताकि यहीं पे रह जाए। इसी समय लियोन जिसने क्वीन के सामने अपना सर झुका रखा है वो आगे बोलने लगता है तो कैसा रहेगा, आप मुझे इतना सब कुछ दे रही है लेकिन इसके बजाय मैं आपसे कुछ और मांग लूं, इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा, क्या आप वो चीज मुझे दे सकते हैं। और अब ये सुनकर इन चिड़वे लोगों को अब से तो गुस्सा आने लगता है। ये सोचने लगता है अब इसको इतना सब कुछ दे दिया, इसके औकात ज्यादा इसे मिल रहा है और अब इसे और चाहिए, ये लड़का बहुत लालची है। तभी क्वीन बोलती है हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बड़ा मतलब तुम क्या चाहते हो। जितने वो सोच रही होती है कि किसी भी तरीके से इस लड़के को यहाँ पे रोक के रखना है, चाहिए मुझसे कुछ भी मांग ले मैं इसे दे दूंगी। लियोन कहता है योर मैजेस्टी, आपने मुझे बहुत अच्छा टाइटल और इसके अलावा लैंड भी दी है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है और इसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं एक कुछ चीज चाहता हूँ। क्वीन बोलती है हाँ वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लियोन कहता है मैं चाहता हूँ रॉयल एकेडमी के अंदर काफी सारा कचरा हो चुका है उसकी सफाई हो। इसे सुनकर क्वीन ये बात तो समझ जाती है कि यहाँ पर लियोन कचरे की बात नहीं कर रहा है, कचरे से का मतलब किसी और चीज से है, इसलिए लियोन से इसे एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। लियोन कहता है बैडमिंटन रॉयल एकेडमी जिसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ये एक बहुत बड़ी एकेडमी है, इसके अंदर करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये चीज मैंने खुद से फेस की है। जब मैं उस एकेडमी के अंदर था मैंने खुद से देखा था काफी सारे स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है वो गरीबों के साथ में गलत तरीके से पेश आते हैं। यहाँ पर ताकत से मतलब पावर नहीं है बल्कि वेल्थ है। अमीर स्टूडेंट्स गरीब स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और ये सब कुछ करने के लिए वो करप्शन का यूज करते हैं। टीचर्स ये सब कुछ देख रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ करते नहीं है क्योंकि उन सभी को खरीद लिया गया है और ये चीज किसी भी प्रेस्टीजियस स्कूल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर उन्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, तो पढ़ाई कैसे करेंगे। मुझे यकीन है आपने अभी तक इस सब के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंची नहीं है, क्योंकि जितने भी हायर अथॉरिटी के टीचर है इन सारी इन्फॉर्मेशन को बाहर निकलने देते ही नहीं है। और अब ये सब देखकर मुझे ऐसा लगता है ये सारे टीचर्स जो किसी भी तरीके का एक्शन नहीं ले रहे हैं ये सारे के सारे आपकी रॉयल एकेडमी के लिए एक कचरे के बराबर है जिसकी सफाई की जानी चाहिए। लियोन की ये मांग यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इन सभी को बुरी तरह चुका देती है, सबकी पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि रॉयल एकेडमी से इनको भी अपना हिस्सा मिल रहा था ताकि क्वीन के पास में ये सारा डेटा ना पहुंच पाए, लेकिन अब तो सारा डेटा पहुंच चुका है। लियोन इस टाइम पर सबूत पेश करता है। वो जेवियर से कहता है जेवियर आगे बढ़ो। ये सुनकर जेवियर एक स्क्रोल को लेकर क्वीन के पास आता है, उसे देते हुए कहने लगता है ये वो स्क्रोल है जो कि मैंने खुद से तैयार किया है। मैं और मेरे साथ कुछ नाइट काफी लंबे टाइम से आपकी रॉयल एकेडमी के अंदर रहते हैं, वहाँ पर हमने खुद से सब कुछ ऑब्जर्व किया है कि किसने किस तरीके से और किसको परेशान करने की कोशिश की। इसके अंदर उन लोगों की पूरी लिस्ट है जो सबसे ज्यादा करप्टेड है और इस लिस्ट के अंदर हमने जिन भी लोगों के नाम लिखे हैं वो सब कुछ एकदम ध्यान से लिखे है, इसलिए गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी टाइम पर ये लोग जिन रॉयल एकेडमी से अपना कट मिलता है या कि बढ़ते बोलने लगता है ये सब कुछ पूरी तरह गलत है, रॉयल एकेडमी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, ये नाइट जहाँ पर जो कुछ भी लेके आया है ये पूरी तरह बकवास है। क्वीन आपको इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, हम आपके वफादार हैं, हम आपसे कह रहे हैं ना। दूसरा बंदा बोलता है हाँ क्वीन हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रॉयल एकेडमी के अंदर सब कुछ एकदम सही तरह से चल रहा है, आप चाहें तो खुद से जाकर सब कुछ चेक कर सकती है।
ये सुनकर क्वीन बहुत गुस्से में बोलती है, हाँ वो तो होगा ही, मैं चेक तो करूंगी और तहकीकात अभी से शुरू होगी। तुम लोग मेरे वफादार हो ना, तो फिर ठीक है चेक कर लेते हैं तुम कितने वफादार हो। मैजिशियंस जल्दी से यहाँ पर आओ, इन सभी के ऊपर कॉन्फ्रेंस स्पेल का यूज करो। क्वीन के इतने के साथ में काउंसलर जादूगर इस जगह पर आ जाता है। इन सभी के चार तो खड़े होकर इनके ऊपर पावर का यूज करने लगते हैं और ये वही स्किल है जो कि कुछ टाइम पहले उन दो बंदों के ऊपर यूज की थी इनके मुंह से सच निकलाने के लिए, और अब की बार भी सच निकल के आता है। और फिर इन सभी की हालत वैसी हो जाती है जैसी उन दो बंदों की हुई थी, इन्हें भी नंगा कर एयर पुल्लर के ऊपर लटका दिया जाता है। और अब इसके बाद में बारी आती है रॉयल एकेडमी की। रॉयल एकेडमी के अंदर से भी एक करके सबको घसीट घसीट निकाला जा रहा है और यहाँ पर ये काम एकदम सही तरीके से हो इसलिए क्वीन यहाँ पर आई है खुद से, अपने साथ में कौन से सोल्जर्स को लेके आती है और उन सभी को ऑर्डर दे देती है लिस्ट में जितने भी नाम है उनमें सभी को यहाँ पर अरेस्ट करके लेके आया जाए, एक को भी नहीं छोड़ना है। क्वीन के ऑर्डर को मानकर सारे सोल्जर तुरंत ही इस काम में लग जाता है। वो एक एक पकड़ कर सबको यहाँ पर लेके आ जाता है, किसी भी एक करप्टेड ऑफिसर को यहाँ पे छोड़ा नहीं जाता। और फिर इसके बाद में क्वीन सभी को सजा सुनाती है, उन्हें सजा देती है कि इन्हें काफी लंबे टाइम तक जेल के अंदर अपनी लाइफ बितानी होगी। ये टाइम पीरियड कितना लंबा होगा इसका डिसाइड कुछ टाइम में हो जाएगा और जब तक इनकी सजा पूरी डिसाइड नहीं जाती तब तक के लिए इनकी लैंड को पूरी तरह सीज किया जाता है। इनके जितनी भी जमीन है उनमें से कुछ भी ये यूज नहीं कर पाएंगे। इनके सारे पैसे को सीज किया जाता है, वो सारा पैसा जो कि इन्होंने स्टूडेंट से वसूला है रिश्वत के रूप में। और इसके अलावा तुम सभी करप्टेड ऑफिसर्स, तुम सभी को थोड़ा बहुत डरना चाहिए। ऐसा हो सकता है जब तुम सभी की सजा डिसाइडेड हो उस टाइम पर तुम्हें जान से मार दिया जाए, तुम्हारी सजा फांसी से ज्यादा खतरनाक हो। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए भी तैयार रहना, तुम सब के सब जल्दी मरने वाले हो। ये सुनकर ये सारे ऑफिसर बहुत डर जाता है। ये सब के सब क्वीन के सामने अपना सर झुका देते हैं, उससे माफी मांगने लगते हैं। लेकिन क्वीन यहाँ पर इनके ऊपर किसी तरह की दया नहीं दिखाती, इन्हें घसीट कर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है जहाँ पर काफी सारी सेना आई हुई है। और अब जब लियोन और जेवाई से वो दूर से देख रहे होता है तो उन्हें पता चलता है कि कितने सारे लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। लगभग आधी से ज्यादा अकेडमी अरेस्ट हो चुकी है क्योंकि पूरी एकेडमी के अंदर केवल कुछ ऐसे टीचर थे जो करप्शन नहीं करते थे, बाकी के सारे एक दूसरे की देखा देखी में ये सब कुछ शुरू कर चुके थे। और ये सब कुछ देखकर लियोन बहुत बुरी तरह से हंस रहा होता है, उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल होती है। जेवाई से देख कहने लगता है, ये सब कुछ देखकर आपको बहुत मजा आ रहा है, क्या आप सच में इतना सब कुछ चाहते थे? इतने सारे लोगों को आपने अरेस्ट करा दिया। वैसे तो ये सारे लोग अरेस्ट होने के लायक थे, आपको हंसी किस चीज की आ रही है? यहाँ पर ये चीज ज्यादा मायने रखती है इन सभी को अरेस्ट होते देखकर, या फिर आपका अपना कोई अलग स्वार्थ है? लियोन कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो चाहता था वैसा हो चुका है इसलिए मैं हंस रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पर इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, ये लोग रिश्वत ले रहे थे, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे तो ले सकता है। मैंने इनको पकड़ाया क्योंकि मैं चाहता था कि इनको पकड़ा जाए और मेरे ऊपर से ध्यान हट जाए। और ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा मैं चाहता था। क्वीन का इस टाइम पर पूरा ध्यान इन लोगों के ऊपर है, वो इन सभी सजा देने के अंदर पूरी तरह मग्न हो जाएगी। और इसी टाइम पर मेरे पास में टाइम होगा जैसे चुपचाप निकल लेने का, किसी को भी मेरे यहाँ पर होने का पता नहीं चलेगा और ना ही मेरे ऐसे निकलने का। लियोन ने कह रहा होता है तो पीछे से एक आवाज आती है, कोई कहने लगता है, मुझे पता है तुम यहाँ से जाना चाहते हो लेकिन इतनी जल्दी यहाँ से जा नहीं सकते। ये सुनने के साथ में लियोन बहुत घबरा जाता है, वो घबरा जाता है कि किसी और ने उसकी बात सुन ली है। और ऐसा है भी, एक बंदे ने ये बात सुन ली है और ये क्वीन का वफादार है। ये लियोन के पास आकर उससे कहने लगता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने जो कुछ भी कहा वो मैंने सुन लिया है और अगर क्वीन को पता चल जाएगा तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारे व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानती है, तुमसे पूरी तरीके से ये एक्सपेक्टेड था। मैं बस यहाँ पर रॉयल हाइनेस का एक मैसेज लेके आया हूँ कि कल एक बहुत शानदार सा बैंक्वेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, तुम जब चाहो तब यहाँ जा सकते हो लेकिन एटलीस्ट कल उस बैंक्वेस्ट को अटेंड करना। ये सुनकर लियोन तुरंत ही इसी से हका देता है। ये दूसरा बंदा आगे बोलता है, वैसे रॉयल हाइनेस ने मुझे एक और मैसेज दिया था, उन्होंने कहा कि वो तुमसे काफी ज्यादा खुश है, तुमने यहाँ पर जो स्टेप लिया रॉयल एकेडमी की इतनी बड़ी गलती उनके सामने रखी, ये तुम्हारा एक बहुत अच्छा स्टेप था जो क्वीन को बहुत ज्यादा पसंद आया, वो इसके लिए भी तुम्हें रिस्पेक्ट करना चाहती है। और इसके अलावा उन्हें यही पता चल चुका है कि तुम अपने आगे की लाइफ एकदम सुकून से और आराम से जीना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारी आगे की जिंदगी पूरी तरह से आलसी वाली हो, तुम आराम से बैठ के खाओ, तो इसकी भी वो रिस्पेक्ट करती है, तुम जैसे चाहे वैसे जी सकते हो। ये सुनकर लियोन खुश जाता है, वो सोचने लगता है चलो बढ़िया है, क्वीन को कुछ पता चल गया, अब वो मुझे यहाँ पर रोकेगी नहीं। तब ये नाइट बोलता है, तो भी ठीक है, अब मेरा काम हो चुका है, अब मैं यहाँ चलता हूँ, अगली बार उस बैंक्वेस्ट में तुम्हारी मुलाकात होगी। और फिर जब इसके बाद में ये नाइट यहाँ चला जाता है तब लियोन जेवियर से बोलने लगता है, सच सच बताना, ये जब यहाँ पर आ चुका था उसी टाइम पर तुम पता था कि वो मेरे पीछे खड़ा हुआ है और तुम जानबूझ के मुझसे वो सब कुछ बुलवा रहे थे जो कि मुझे नहीं बोलना था। जेवियर कहता है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सच में इसके यहाँ पर आने का बिल्कुल पता नहीं था, इसका नाम काइले है और ये एक टॉप स्वॉर्ड मास्टर है, इसके पास में ऐसी काबिलियत है कि कहीं भी चला जाए तो उसकी प्रेजेंस को फील नहीं किया जा सकता, ये मुझसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर मैं चाहूँ भी कि मुझे पता भी हो ये किस जगह पर छुपा हुआ है तब भी इसकी प्रेजेंस को मैं फील नहीं कर सकता हूँ जब तक ये खुद ना चाहे। इसके बाद में हम इस रॉयल एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर लियोन जुलिन से मिलने के लिए आया हुआ है। जुलिन ने ये सब कुछ होता हुआ देखा है, क्वीन खुद से यहाँ पर आई, एकेडमी के अंदर जितने भी करप्टेड ऑफिसर्स थे उनसे भी पढ़ के ले गई, इस वजह से वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है, उसे पता ही नहीं है कि एकदम से ये सब कुछ कैसे हो गया, इसलिए वो लियोन से इस चीज के ऊपर सवाल करने लगता है। लियोन से बताता है कि जब उसे कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला था, क्वीन से रिवॉर्ड देने वाली थी, तब उस टाइम पर लियोन ने क्वीन के सामने ये बात रख दी कि रॉयल एकेडमी की जांच पड़ताल की जानी चाहिए और इसी रिवॉर्ड का मान रखते हुए क्वीन खुद से यहाँ पर आई और इन सभी को पकड़ के ले गई। और ये स्टेप बिल्कुल भी लियोन के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, उससे बड़ी सैन्य से ये कर दिया। ये सुनकर जुलिन एक अलग ही सोच में खो जाता है
तभी लियोन बोलता है, तुम गोबर कहेंगे, तुम क्या सोच रहे हो? जूलियन बोलता है, लियोन मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। लियोन बोलता है, हाँ गोबर बताओ, तुम्हें और क्या चाहिए? इसी के साथ में जूलियन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आती है, उससे आंखें चमकने लगती है और बहुत ही अच्छे अंदाज से अपने भाई से बोलता है, अब तुम्हें जबरदस्ती मुझे गोबर बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम मुझे इस नाम से लगातार बुलाना नहीं चाहते हो, केवल जबरदस्ती मुझे इस नाम से बुलाने की कोशिश कर रहे हो। और इसके अलावा मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे बड़े भाई हो और मुझे तुम्हारे पे पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गर्व अनुभव कर रहा हूँ। तुमने यहाँ पर इस रॉयल एकेडमी के लिए मेरे लिए जो कुछ भी किया, इससे देखकर मैं पूरी तरह से पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि तुम मेरे बड़े भाई हो। इसका मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। जूलियन के मुंह से ये सुनने के साथ में लियोन एकदम से कब से चौंक जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जूलियन उसके सामने ये सब कुछ कह देगा। और इसी टाइम पर लियोन को स्टेटमेंट शो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जूलियन के माइंड के अंदर तुम्हारे लिए जितनी भी गलत इमेज थी वो सारी एक सेकंड में खत्म हो चुकी है। जूलियन के माइंड में तुम्हारे अप्रूवल रेटिंग के अंदर 65 पॉइंट्स का बूस्ट आया है, यानी इसका मतलब अब तुम पॉजिटिव में आ चुके हो। और इसके साथ में तुम्हें 910 आर्य पॉइंट मिलता है। लियोन के लिए यहाँ पर पहली बार होता है कि किसी की माइंड के अंदर अप्रूवल रेटिंग इतनी तेजी से चेंज हो जाए, एक साथ 65 पॉइंट्स, क्योंकि कुछ टाइम पहले जूलियन के माइंड के अंदर ये अप्रूवल रेटिंग -59 थी। और अब इसी के साथ में लियोन के पास में 3929 आर्य पॉइंट हो चुके हैं। और फिर इसके बाद जैसे ही जूलियन की बात कंप्लीट होती है, यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए एकदम शांति से छाया होती है, तभी लियोन माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए आगे बढ़ते हुए लगता है, तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। तुमने ये सब कुछ कह के यहाँ का माहौल ही पूरी तरह खराब कर दिया है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय मुझे उल्टी हो सकती है। जूलियन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने पता नहीं क्या क्या ही बोल दिया। अब मुझे खुद को कब से अजीब सा लग रहा है। जी कहते जूलियन भी एक बहुत ही गंदा सा मुंह बनाने लगता है। यहाँ से हम अगली दिन का सीन देखते हैं। ये बैंकेट शुरू हो चुका है, काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मस्त म्यूजिक बज रहा है। इस टाइम पर क्वीन स्टेज पे चढ़ती है, उसके हाथ में एक वाइनर ग्लास है। फिर वो कहने लगती है, लियोन फ्रंटेरा तुम कहाँ पर हो? जल्दी सामने आओ और यहाँ पर इस पार्टी को एंजॉय करो। यहाँ पर ये सब कुछ केवल तुम्हारे लिए किया गया है। इसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो कि एक जगह पर खुद को छुपाए रखने की कोशिश कर रहा है। उसने कब ज्यादा अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। उसे लग रहा है ये सारी हरकतें कर वो खुद छुपा पा रहा है, बल्कि सभी लोग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। डायरेक्टली क्वीन की नजर उसके ऊपर जाती है, वो सीधे उसके पास में आती है और उसे कहती है, क्या तुम सच में लगता है इस तरह कपड़े पहनकर तुम खुद को छुपा पाओगे? बल्कि सभी लोगों को देखो, ये सभी लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, तुम बिल्कुल एक मोल की तरह लग रहे हो। लियोन कहता है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं खुद को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तो बस ऐसे ही। इसी समय जेवियर भी इस मजाक के अंदर बीच में कूदता है, ऐसा पहली बार हुआ है। वो आगे बढ़ते बोलने लगता है, हाँ ऐसा बिल्कुल हो रहा है मास्टर लियोन, आप बिल्कुल एक मोल की तरह दिखाई दे रहा है। ये सुनकर अब क्वीन बेस्ट लगती है, वो आगे बोलती है, देखा मैंने कहा था ना, तुम्हारा बॉडीगार्ड भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। ये सुनकर अब लियोन दोबारा से कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी जेवियर इस वक्त की बात को काटते हुए आगे बोलता है, इनकी तो हरकतें भी काफी तक मोल की जैसे ही है। इन्होंने कुछ टाइम से ऐसे तक कंस्ट्रक्शन के काम किया है जो कि केवल कोई मोल ही कर सकता है। ये सुनकर क्वीन अब तक जो कि केवल स्माइल कर रही थी, वो एकदम से बहुत जोर से हंसने लगती है। और लियोन घूर के जेवियर की तरफ देखता है। जेवियर के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल है, जिसे देखकर क्लियरली पता चल रहा है वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। असल में जेवियर के लिए बदला है, क्योंकि लियोन ने उसे काफी लंबे टाइम से ऐसे काम करा है जो कि केवल एक लाइट को शोभा नहीं देते। जेवियर को इतना खुश देखकर लियोन से बोलने लगता है, तो मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। इसी समय क्वीन बोलती है, वैसे थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था मेरे सामने आओ, तो तुम सामने क्यों नहीं आए? और अभी भी तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, जल्दी से मेरे पास आओ। ये सुनकर लियोन माफी मांगता हुआ क्वीन के पास में बढ़ता है, एक कदम आगे बढ़ाता है और फिर आगे कहता है, योर हाइनेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्वीन कहती है, और पास। ये सुनकर लियोन थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। क्वीन कहती है, और पास। लियोन और आगे बढ़ता है और इस तरीके से इधर एक दूसरे के एकदम पास में पहुंच जाता है। लेकिन क्वीन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही, वो उससे और ज्यादा पास में बुलाती है। लियोन एकदम उसे गाल के पास में पहुंच जाता है और फिर कहने लगता है, अब अगर मैं इससे ज्यादा पास में आया तो कुछ हो जाएगा। इसी समय क्वीन लियोन के कान के पास में आती है और फिर उसे धीरे से बोलने लगती है, अगर यहाँ पर तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो यहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो तुम डायरेक्टली मुझसे मांग सकते हो, मेरे पास में तुम्हारे लिए सब कुछ है। और वैसे क्वीन यहाँ पर ये क्या लेने देने की बात कर रही है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, और प्लीज मुझे कमेंट में समझाने की कोशिश मत करना। लियोन को पूरी तरीके से एकदम सीधे सीधे ये ऑफर देने के बाद में क्वीन यहाँ से जाने लगती है और एंड में जाते हुए कहती है, इस बैंक्वेट को अच्छी तरह एंजॉय करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ काम हो तो तुम मुझसे मिल सकते हो। और इसी के साथ में लियोन के चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आती है। वो जिस जोर से कहने वाला होता है कि मेरी लॉटरी लग गई है, लेकिन फिर एकदम से वो पता चल जाता है कि वो बैंक्वेट के अंदर है, वो शांत हो जाता है। लेकिन उसके मन के अंदर कब से अंदर छूट रहा है, क्योंकि क्वीन ने आगे से उसको इतना बड़ा ऑफर दे दिया। लेकिन फिर इसके तुरंत बाद पता चलता है कि ये ऑफर की खुशी नहीं है, बल्कि शायद से लियोन को तो ये ऑफर समझ में नहीं आया। वो ये सोचा लगता है चलो बढ़िया हुआ क्वीन यहाँ से चली गई और अब मुझे कोई भी नहीं है जो कि यहाँ पर रोक के रख सके, मैं इस पार्टी को अच्छी तरह एंजॉय करूंगा और फिर सेफली यहाँ से निकल जाऊंगा। मुझे जिस चीज का डर था कि मुझे यहाँ पर रोक के रख लिया जाएगा, मुझे जबरदस्ती कई सारा काम करवाया जाएगा, अब वो डर खत्म हो चुका है। मैं अब पूरी बेफिक्री से इस पार्टी को एंजॉय कर सकता हूँ। इसका लियोन वहाँ खाने पर टूट पड़ता है, कभी तेज से हर चीज को खाने लगता है। लियोन यहाँ पर इस खाने को एंजॉय कर रहा होता है, तब एकदम से उसे एक चीज याद आती है। जिस टाइम पर वो उस नॉवल को पढ़ रहा था, उसने देखा था 3 साल बाद में काफी कुछ खतरनाक होने वाला है। ये क्वीन जो कि इस टाइम पर इतनी ज्यादा शांत है, वो 3 साल बाद में काफी ज्यादा इविल हो जाएगी। और जब लियोन ये सब कुछ सोच रहा होता है, इसी टाइम पर उसे एक आवाज सुनाई देती है। कोई लियोन के एकदम पास से होते हुए गुजरता है और फिर किसी से कहने लगता है,
ये पार्टी काफी लंबी चलने वाली है, चिंता की कोई बात नहीं है, ये पार्टी कम से कम चांद के ढलने तक चलेगी। लियोन ने यहाँ पर इस लाइन को क्लियरली सुन लिया होता है और ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल लाइन नहीं है। और यहाँ पर इस बैंक्वेट के अंदर इस लाइन को सुनाई देना लियोन को बहुत चौंका देता है, क्योंकि इस लाइन को सुनाई देने में अभी काफी लंबा टाइम बाकी था। ये लाइन उस दिन सुनाई देनी चाहिए थी जिस दिन क्वीन के हाथों काटा जाता। असल में 3 साल बाद में क्वीन को एक स्पेशल पॉइजन दिया जाएगा, जिसके बाद में उसके हाथों काट दिया जाएगा और यही वो टाइम होगा जब क्वीन पूरी तो बदल जाएगी, वो इविल बन जाएगी। लेकिन अब की बार ये लाइन 3 साल पहले सुनाई दी गई है, जो कि नोवेल की स्टोरी के हिसाब से काफी जल्दी है। उसे सुनने के बाद में लियोन जल्दी से पीछे तो दिखता है। उसे पीछे के साइड में क्वीन का सबसे वफादार सिपाही, सबसे वफादार नाइट और साथ में सबसे अच्छा दोस्त कायले दिखाई देता है। और यहाँ पर लियोन को 1% भी इस चीज को उम्मीद नहीं थी कि ये डायलॉग कायले की मुझे सुनाई देगा, क्योंकि असल में इस लाइन को सुनाई देने में अभी काफी लंबा टाइम बाकी था। क्योंकि असल में ये लाइन उस रात को सुनाई देती जिस रात को क्वीन एलिका को जहर दिया जाने वाला था और उसके बाद में उसके हाथों काटा जाना था। ये रात इस वर्ल्ड को पूरी तरह बदल देती। इस इंसिडेंट के बाद में क्वीन पूरी तरह से इविल बन जाती। उसका गोल होता केवल किसी भी तरीके से सब चीजों को खत्म कर देना। लेकिन अब यहाँ पर ये लाइन इतनी जल्दी सुनाई दी गई है, इसका मतलब ये सारा इंसिडेंट भी अभी होने वाला है। और ये चीज लियोन को और भी चौंका देती है, क्योंकि 3 साल बाद की चीज अभी इतनी जल्दी होगी। फिर इसके बाद में लियोन जल्दी से पीछे से दिखता है। उसे वहाँ पर कायले दिखाई देता है, जो कि क्वीन एलिका का सबसे वफादार बॉडीगार्ड, सोल्जर और साथ में दोस्त है। लियोन को यहाँ पर इस चीज की तो 1% में भी नहीं थी कि ये डायलॉग कायले की मुझे सुनाई देगा। इनफैक्ट ये डायलॉग कायले की मुझे सुनाई देना काफी बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी में से कायले सबसे ज्यादा ताकतवर है। लियोन को फिलहाल इस टाइम पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो बस लगातार कायले को यह जाते हुए देख रहा होता है। इसके बाद में हम क्वीन एलिका को देखते हैं, जो कि अपने रूम के अंदर है और काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इसके ऊपर काम का बहुत सारा प्रेशर है। पिछले कुछ दिन तो वैसे काफी ज्यादा व्यस्त गए थे। ये रॉयल अकेडमी के अंदर जाकर बहुत सारी जांच पड़ताल कर रही थी और इसके अंदर ही काफी लंबा टाइम वेस्ट हो गया और काफी सारी एनर्जी भी। और इसके अलावा क्वीन एलिका के ऊपर एक को तलवार लटक रही है। पास की एक सिटी जिसका नाम अरफान है, वहाँ का एक बंदा सरमा खान, जो कि अरफान का किंग है, वो जल्दी ही मैग्नेटो सिटी के ऊपर अटैक करने वाला है। वो एक बहुत बड़ी सेना को तैयार कर रहा है। मैग्नेटो सिटी के काफी सारे स्पाई इस टाइम पर अरफान सिटी के अंदर है। वो हर एक चीज के ऊपर नजर रखे हुए हैं। उन स्पाइस के हिसाब से जो ये समारा खान है, उसने हाल ही में अपनी सेना के अंदर काफी सारे सोल्जर्स को भर्ती किया है और जितनी भी सेना है वो सबको एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है। और मेनली इन सेना को इकट्ठा किया जा रहा है मैग्नेटो सिटी के बॉर्डर पे। वैसे तो मैग्नेटो सिटी और अरफान सिटी के बीच में एक बहुत बड़ा नेचुरल बॉर्डर है। इनके बीच में एक बहुत बड़ा जंगल है। एक तरीके से इस जंगल को एक दीवार भी कहा जा सकता है, जो कि इन दोनों सिटीज को एक दूसरे से अलग रखता है। जासूसों के हिसाब से ये सारी सेना एकदम अरफान सिटी के बॉर्डर पर है और उस जगह पर है जहाँ से ये जंगल शुरू होता है। और अभी इस टाइम पर जासूसों का मानना यह है ये सारे लोग इसी जंगल की मदद से जंगल को पार करते हुए मैग्नेटो सिटी के ऊपर अटैक करेंगे, जो कि होना पूरी तरह नामुमकिन है, क्योंकि ये जंगल बहुत ज्यादा घना है। अगर कोई भी सेना इस जंगल के अंदर घुसकर दूसरी तरफ अटैक करने की कोशिश करेगी तो ये पूरी तरीके से एक सुसाइड मिशन होगा। काफी बड़ी सेना तो इस जंगल के अंदर ही खो जाएगी और कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि ये बात तो समारा खान को भी पता होगी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो इस रास्ते से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, यार इसका मतलब उसकी कोई और भी चाल है और इसी चाल को एलिका समझने की कोशिश कर रही है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर वो इस चाल को समझ नहीं पाती है और किसी और तरीके से समारा खान कोई और चाल बनाकर मैग्नेटो के ऊपर अटैक कर देता है, तो मैग्नेटो सिटी पूरी तरह खत्म हो सकती है, क्योंकि इनके पास में अभी इस टाइम पर इतनी बड़ी सेना है ही नहीं और ना ही इन्होंने कोई तैयारी की है। सिटी के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर किसी भी तरीके का आक्रोश ना फैले, इसी वजह से इस खबर को बाहर नहीं फैलाया गया है। किसी को भी नहीं पता कि उनके ऊपर इतना बड़ा अटैक होने वाला है। इस सब के बारे में केवल सिटी के अंदर रहने वाले कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। एलिका जब बेटे बेटे ये सब कुछ सोच रही होती है, तब एकदम से उसके सर के अंदर बहुत ही दर्द होने लगता है। उसके मुंह से बहुत ही चीख बाहर निकलती है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि सब दर्द कैसे हो रहा है, क्योंकि सर का दर्द बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उस अपनी बॉडी के अंदर जो भी माना एनर्जी है उसके अंदर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट फील होते हैं। अगले सेकंड उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये हार्ट बीट इतनी बढ़ चुकी है कि एलिका ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। उसे लगती है कि सब कुछ कैसे हो रहा है। उसको समझ में आता है ये सब कुछ शायद से उस वाइन की वजह से है। शायद से उसने कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली है, जिसका इफेक्ट उसके हार्ट के ऊपर हुआ है। एलिका के पास में इस चीज को ठीक करने का तरीका होता है। वो जल्दी से अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख के अपनी मान पावर को वापस स्टेबल करने की कोशिश करती है। अपनी मान एनर्जी की मदद से खुद की बॉडी को हील करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर उसकी इस कोशिश करने के साथ में उसका दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। एकदम ऐसी हालत हो जाती है जैसे किसी भी समय उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। जैसे एलिका की माना एनर्जी उसके हार्ट में से भी गुजरती है, हार्ट के अंदर दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। एलिका की मुंह से चीख और ज्यादा तेज से निकलती है और उसके साथ में वो समझ जाती है कि कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सच में उसे जहर दिया गया है। और ये जो जहर है वो सबसे पहले एलिका की माना एनर्जी के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। और माना एनर्जी जब और भी तेज से हार्ट के अंदर से होगी गुजरी, तब हार्ट के अंदर और ज्यादा बढ़ गया। यानी माना एनर्जी की मदद से इस चीज को ठीक नहीं किया जा सकता। और अगर एलिका ने माना एनर्जी को और ज्यादा यूज किया तो उसका दर्द और ज्यादा बढ़ता जाएगा और हालत भी खराब होती जाएगी। इसी के साथ वो समझ जाती है अब खुद को बचाने का केवल एक ही तरीका है, उसे और जोर चिल्लाना होगा और बाहर के लोगों को अंदर मदद के लिए बुलाना होगा। यही सोचकर वो तेज से गेट की तरफ बढ़ने लगती है। उसके पाँव लड़खड़ा रहा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा और साथ में जोश चिल्लाने लगती है, क्या कोई बाहर है? जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे मदद की जरूरत है। इसी टाइम पर वो गेट खुलता है। एलिका को लगता है कि कोई है जो कि मदद के लिए आ चुका है
वहाँ पर सामने की तरफ कायले खड़ा हुआ है, जिसे देखने के साथ में एलिका को अलग ही खुशी मिलती है, उसे राहत मिलती है कि अब वो बच जाएगी। वो कायले को देख के कहने लगती है, कायले आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए, प्लीज मेरी मदद करो। सर कायले मुझे बचाओ, मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है, किसी को यहाँ पर भेजो। यहाँ पर कायले के रिएक्शन एलिका के हिसाब से काफी अजीब से होता है, क्योंकि एलिका ने प्रेडिक्ट किया था जैसे कायले से देखेगा भाग के उसे संभाल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कायले वहाँ पर अपनी जगह पर खड़े रहता है और कहने लगता है, अब टाइम हो चुका है, आपको आपके सारी जरूरत से हमेशा के लिए फ्री कर दिया जाए। मुझे पता है आप बहुत परेशानी में, आपकी इस परेशानी को मैं आज खत्म कर दूंगा, आपको शांति से सुलाने में मैं आगे मदद करता हूँ। जगह तो कायले अपने स्वॉर्ड को सामने तक दिखाता है, स्वॉर्ड के ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ है, जिसके साथ में ही एलिका समझ जाती है अब उसके साथ में यहाँ पर क्या होने वाला है। कायले वो नहीं है जो कि वो समझ रही थी, और जिस कायले से उसने उम्मीद की थी कि यहाँ पर आके वो उसकी मदद करने वाला है, असल में अब वही कायले उसको अटैक करके उसे खत्म करेगा। यहाँ पर एलिका के चेहरे के ऊपर डर एकदम साफ दिखाई दे रहा है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसे पता है वो किसी भी तरीके से कायलों के हाथों से खुद को मरने से बचा नहीं सकती है। अगर यहाँ पर कायले ने उसे नहीं भी मारा तो भी ये पॉइजन जो कि उसकी बॉडी के अंदर है वो उसे खत्म कर ही देगा। यहाँ से अब हम लियोन और जेवर दिखते हैं। लियोन को यहाँ पर ये अनुमान हो चुका है कि यहाँ पर जरूर से कुछ गलत हो रहा है, कायले के साथ में जरूर से कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले लियोन के पास में एक दूसरे बंदे से ये चीज कही थी कि ये पार्टी तब तक चलने वाली है जब तक ये चांद पूरी तरह ढल नहीं जाता। और असल में ये एक स्पेशल तरह का सिंबल था, एक स्पेशल लाइन थी जो कि तब कही जानी थी जिस टाइम पर एलिका के हाथ को काटा जाना था और उसके ऊपर एक जानलेवा अटैक होना था। लियोन तुरंत ही इस बारे में जेवियर को बताता है और फिर इसके बाद में ये दोनों एलिका से मिलकर निकल पड़ते हैं। यहाँ पर केवल लियोन को शक हुआ है, इसलिए वो ज्यादा हड़बड़ी नहीं चाहता। वो जल्दी से जेवियर से पूछता है कि तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है। जेवियर कहता है, हाँ थोड़ा बहुत फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जब थोड़े बहुत मानव कॉन्फ्लिक्ट्स है, लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं है। वैसे तुम मुझे क्या पर लेके जा रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या कराना है? लियोन बोलता है, तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होगा, तुम्हें उस स्वॉर्ड मास्टर कायले को हराना है। जेवियर कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं उस कायले से फाइट करूंगा, उसे हराना तो बहुत नामुमकिन है। अब तक तुमने जितनी बातें कही है उन सभी में से ये सबसे बड़ा मजाक है कि मैं किसी तरीके से कायले को हरा सकता हूँ, वो एक स्वॉर्ड मास्टर है। लियोन कहता है, तो क्या हुआ, तुम भी तो हो, अगर तुम उसे फाइट में ना भी हरा पाओ तो मेरा केवल एक काम कर देना, उसे थोड़ी देर पर फाइट कर उसे थोड़ी देर रोक के रखना। जेवियर बोलता है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन तब भी एक दिक्कत है, मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है, मैं उसे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट या फिर 2 मिनट ही रोक पाऊंगा। लियोन कहता है, नहीं इतना काफी नहीं होगा, मुझे और टाइम चाहिए। ये सुनकर जेवियर तेजी से भागता है और सामने की तरफ एक कैंडल स्टिक होती है उसे निकाल लेता है। यहाँ पर वो इसे ही अपनी स्वॉर्ड की तरह यूज करने वाला है। ये एक बहुत बड़ा सा आयरन का रॉड है जो कि इस स्वॉर्ड के जितना नहीं लेकिन काफी तक मजबूत है, और यहाँ पर केवल यही एक चीज है जिसे वेपन की तरह यूज किया जा सकता है। इसे निकालने के बाद में ये लियोन से आगे बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं 3 मिनट तक उसे ज्यादा देर रोक के रखूंगा, लेकिन उससे आगे तो संभालना काफी मुश्किल होगा। इसी के साथ में अब लियोन भागना शुरू कर देता है और आगे बोलता है, ठीक है इतना टाइम काफी होगा। इसी के साथ में ये दोनों मेन एरिया पहुंच जाते हैं, उस जगह पर जहाँ पर एलिका का रूम है, जहाँ पर टर्न लेने के साथ में उन्हें सामने की तरफ एक खतरनाक सीन दिखाई देता है। वहाँ पर सामने काफी सारे लोग जो पड़े हुए हैं, उनकी बॉडी के अंदर से खून निकल रहा है, बॉडी पूरी तरह कटी हुई है, और शायद से ये वही लोग हैं जिन्हें थोड़ी देर पहले कायले ने मारा है, और कायले के स्वॉर्ड के ऊपर इनका खून था। कायले ने यहाँ पर एलिका पर अटैक करने से पहले जितने भी लोग एलिका को बचाने के लिए आ सकते थे उन सभी को मार दिया है, और अब वो बड़ी सैनी से एलिका के ऊपर अटैक करके उसे खत्म करने की कोशिश में। यहाँ से हम एलिका के रूम के अंदर का सीन देखते हैं। कायले ने पूरी ताकत से एलिका के ऊपर अटैक कर दिया है और एलिका अपने स्वॉर्ड से किस तरह से अटैक को रोके हुए है। ये देखकर कायले बोलने लगता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन है, इसके बावजूद भी तुम्हारी जितनी पावर है कि तुम मेरे 3 अटैक्स को लगातार रोक पाई हो, लेकिन कब तक तुम इसे रोक पाओगी? कुछ देर के अंदर पॉइजन तुम्हें और ज्यादा कमजोर कर देगा, और तब तुम इतनी कमजोर हो जाओगी कि अपने स्वॉर्ड को भी ठीक से उठा नहीं पाओगी। मुझसे फाइट करना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम्हारी मौत आज पक्की है, मेरे सामने सरेंडर कर दो, अपनी मौत को आसान कर लो। यहाँ पर कायले से फाइट करते वक्त एलिका के माइंड में केवल एक ही सवाल चल रहा होता है कि कायले ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो इससे इस सवाल को पूछने में लगती है, लेकिन कायले यहाँ पर इससे कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन जवाब में एलिका के पेट के ऊपर एक जोर से लात मारकर उस जेन में पटक देता है। और अब इसी के साथ में टाइम हो चुका है एलिका के ऊपर अपना फाइनल अटैक करने का। एलिका खुद को बचा नहीं सकती, वो बस अपना पेट पकड़कर जेन में पड़ी रहती है। कायले उसके पास में आकर उसके ऊपर अपना आखिरी अटैक करने वाला होता है। ठीक किसी टाइम पर जेवर के ऊपर एंट्री होती है, वो अपनी इस आयरन की रॉड से कायले के ऊपर अटैक कर देता है। कायले तो खुद भी अपने आप में एक बहुत ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर है, वो बड़ी सैनी से इस ट्रैक को देख लेता है, और उसके लिए इस ट्रैक को डॉज करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। वो साइड में कर अटैक डॉज करता है और ठीक उसी टाइम पर जेवर पर अटैक भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर जेवर भी किसी से कम नहीं है, वो जल्दी से उस आयरन की रोड से उस ट्रैक को ब्लॉक कर लेता है, और यही चीज यहाँ पर कायले को चुकाने के लिए पूरी तरह काफी होती है। वो सोचने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, किसी के अंदर इतनी बार कैसे हो सकती है कि वो मेरी स्वॉर्ड को एक नॉर्मल सी कैंडल स्टिक से रोक दे। इसके अंदर जरूर से कुछ ना कुछ बात है, मुझे इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। इस टाइम पर जेवर की आंखें बहुत जोर से चमकने लगती है। जेवर अपने कुछ ताकतवर अटैक को कायले के ऊपर करने के लिए तैयार कर देता है। वो अपनी बॉडी की कुछ माइनर एनर्जी को सीधे उस आयरन रोड के अंदर डालता है, जिसके साथ में आयरन रोड चमकने लगती है। जेवर अपनी स्वॉर्ड को जोर से घुमाता है, जिसके साथ में कायले की स्वॉर्ड पीछे की तरफ हो जाती है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है, जेवर का लेवल कायले से काफी ज्यादा कम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कायले को अच्छी टक्कर दे पा रहा है। और ये देखकर कायले सोचने लगता है, इसने मेरी स्वॉर्ड को पीछे की तरफ कर दिया, जबकि इसके पास में इसकी स्वॉर्ड नहीं है, ये किस तरह की स्किल्स का यहाँ पर यूज कर रहा है।
और मानव पावर को इस तरीके से आयरन की रोड के अंदर डालना और फिर उसकी मदद से फाइट करना कि बहुत ज्यादा अलग है। इस तरह के टेक्स्ट को मैंने पहली बार देखा है। और फिर इसी टाइम पर जेवियर को मिल जाता है काइले के ऊपर कई सारे अटैक करने का, और वो ऐसा करता भी है, पूरी ताकत से उसको प्रोटेक्ट कर देता है। उसकी आयरन की स्टिक्स तेजी से जोर से घूमने लगती है। काइले यहाँ पर थोड़ा चौका होता है, वो शुरुआत में थोड़ा पीछे पीछे हटता जाता है और स्वॉर्ड से अटैक को भी ब्लॉक करता जा रहा है। इसी टाइम पर लियोन को मिल जाता है एलिका के पास में जाने का। वो तेजी से उसके पास में आता है और उसे कहने लगता है जो रैनस अब परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं आ चुका हूँ। ये कहते हुए लियोन खुद से बहुत भी डरा होता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी है, अगर कोई भी एक स्वॉर्ड सीधे उसके ऊपर आके लग गई तो यही खत्म हो जाएगा। और अब इसे देखकर एलिका की घबराहट और जो तो बढ़ जाती है। वो लियोन से कहती है तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो, बेकार मारे जाओगे, तुम तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हो। जहाँ पर एलिका की बात को पूरी होने से पहले जेवियर तुरंत ही उसके मुंह को बंद कर देता है और वह कहता है आप चुप रहिए, मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ, तो किस तरह बचा के ले जाऊंगा। इसके बाद में वो एलिका के पेट के ऊपर अपना हाथ रखता है और फिर अपने अरान कोर स्किल का जिसको शुरू करता है। इस स्किल की मदद से वो किसी और की बॉडी के अंदर से माना पावर को बाहर निकाल सकता है। और अब लियोन इस स्किल को एकदम ही अलग तरीके से यूज करने वाला है। वो इसकी मदद से एलिका की बॉडी के अंदर जितने बैड माना पावर्स है उन सभी को बाहर निकालकर अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करेगा। और यहाँ पर लियोन की ये टेक्निक काम करती भी है। एलिका की बॉडी के अंदर से तेज से माना बाहर निकलती जा रही है और सारी लियोन की बॉडी में जाती जा रही है। वही दूसरी तरफ जेवियर और काइले दोनों एक दूसरे के ऊपर तेज से अटैक करते जा रहे हैं। दोनों की फाइट काफी आगे बढ़ चुकी है। जेवियर काइले के ऊपर एक जोर से अटैक करता है और काइले उछलकर पीछे की तरफ कूदकर अटैक को डॉज करता है। और इसके तुरंत बाद वो डिसाइड कर लेता है उसे इस फाइट को इसी सेकंड खत्म करना है। उसकी स्वॉर्ड अब बहुत जोर से चमकने लगती है। सारी एनर्जी उसकी जितनी मानव पावर है वो सारी उसकी स्वॉर्ड में आ चुकी है। और इसी के साथ में जेवियर भी अब घबरा जाता है। वो समझ जाता है ये वो आखिरी अटैक है जिसे वो ब्लॉक कर सकता है और अब ये फाइट खत्म होगी। लेकिन क्योंकि उसने लियोन से वादा किया था जब वो किसी भी तरीके से काइले को कुछ देर तक रोक के रखेगा, इसलिए जेवियर अपनी पूरी ताकत से उसके हाथ में जो कैंडल स्टिक होती है उसे जोर से काइले की तरफ फेंक के मारता है। ये स्टिक बुलेट की रफ्तार से सीधे आकर काइले के टकराती है। काइले अपनी स्वॉर्ड से बड़ी सेंस टक को ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद में स्टिक जोर से हवा में घूमने लग जाती है एक चक्कर की तरह। यहाँ पर जेवियर जैसा ज्यादा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है। इस स्टिक को देखने के चक्कर में काइले का ध्यान पूरी तरह बढ़ जाता है। वो केवल उस स्टिक को देखता रह जाता है। ठीक इसी टाइम पर जेवियर खुद से आगे बढ़कर स्टिक को हवा में घूमते हुए पकड़ लेता है और फिर इससे काइले के ऊपर जोर से अटैक करता है। और आपकी बात जो अटैक हो रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वो अटैक के साथ में अपनी माना ब्लास्ट की पावर को भी यूज कर देता है, जिससे ये स्टिक आगे की साइड से पूरी तरह से आग में जल जाती है। जेवियर की माना ब्लास्ट की पावर ठीक इस स्टिक के छोर के ऊपर है। अगर ये कहीं भी टकरा गई तो वो ब्लास्ट हो जाएगी, यानी कि ये किसी भी तरीके से एक चेकमेट हो सकता है। अगर जेवियर ने इस स्टिक को काइले के टच भी कर दिया तो इस फाइट के अंदर जेवियर जीत जाएगा और काइले की बॉडी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन काइले यहाँ पर किसी से भी कम नहीं है। वो जेवियर के इस ट्रैक को बड़ी सेंस से देख लेता है। वो समझ जाता है यहाँ पर वो क्या करने वाला है। और फिर इसके बाद में जेवियर कहता है तुम्हारा ये अटैक का वजह शानदार था, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैंने इसे प्रेडिक्ट कर लिया है। तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा पावर है, स्किल्स है, लेकिन इसके बावजूद भी एक्सपीरियंस की कमी है और वही तुम्हें इस फाइट में हराने वाला है। ये कहते वो जेवियर के पेट के ऊपर एक जोर से मुक्का मार देता है। जेवियर को अटैक करने का मौका नहीं मिलता। उसका ये मारा ब्लास्ट अटैक पूरी तरह वेस्ट हो जाता है। ये अटैक केवल हवा में रह गया है। इसके बाद बारी आती है काइले के अगले अटैक की। वो अब की बार अपनी स्वॉर्ड से जेवियर पर अटैक करता है। जेवियर जल्दी से इस स्टिक का यूज करके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन काइले की स्वॉर्ड के अंदर अब बहुत ज्यादा पावर है और इसके अलावा ये स्टिक भी अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। वो अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाती। एक ही झटके में काइले के अटैक पड़ने के साथ में स्टिक के दो टुकड़े हो जाते हैं और अब की बार इसका इफेक्ट जेवियर के ऊपर दिखाई देता है। उसकी बॉडी के अंदर से खून बहने लगा है। उसके सीने के ऊपर काइले की स्वॉर्ड से एक बहुत बड़ा सा कट लग चुका है और अब यहाँ पे जेवियर कुछ हो गया। इसका मतलब अब लियोन चाहे कुछ भी कर ले इस फाइट के अंदर वो हारने वाला है, क्योंकि यहाँ पर केवल जेवियर ही था जो किसी तरीके से काइले को फाइट में हरा सकता था। लेकिन अब कोई भी नहीं है पूरी सिटी के अंदर जो काइले को हरा सके, जेवियर से किसी भी तरह से रोक सके। जेवियर की ऐसी हालत देखकर लियोन सोचने लगता है जेवियर को कुछ हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जेवियर को किसी भी तरीके से उठना होगा। अगर यहाँ पर जेवियर कुछ हो गया तो हम सबके सब मारे जाएंगे। ये सोचते हुए लियोन अभी भी एलिका की बॉडी के अंदर से जितनी बैड माना पावर है उस सबको अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर रहा होता है। इसी टाइम पर जेवियर जिसने अभी अभी अपने छाती के ऊपर ये स्वॉर्ड खाई होती है, वो सोचने लगता है मुझे किसी भी तरीके से इस फाइट को और भी ज्यादा लंबा खींचना होगा। मुझे पूरा यकीन है अभी भी मेरी बॉडी मूव कर सकती है और मैं और भी लंबे टाइम तक इससे फाइट कर सकता हूँ। शायद से मैं इसे हरा भी सकता हूँ। इस टाइम पर काइले जेवियर के ऊपर अपना फाइनल अटैक कर देता है। जेवियर भी तेजी से काइले की तरफ भागता है। इस टाइम पर उसके हाथ में कोई वेपन नहीं है। ये देखकर काइले सोचने लगता है ये मुझे किस तरीके से फाइट में हराने वाला है। इसके हाथ में कोई वेपन नहीं है, ये मुझ पर अटैक कैसे करेगा और मेरे अटैक को ब्लॉक कैसे करेगा। शायद से अब ये मरना ही चाहता है। तो फिर ठीक है, मैं इसकी इच्छा को पूरा कर देता हूँ। ठीक है, काइले अपनी स्वॉर्ड घुमा देता है, लेकिन यहाँ पर जेवियर के पास में पूरा प्लान है। वो नीचे दुबकर अटैक को डॉच करता है और घसीटता हुआ काइले के पीछे तरफ आ जाता है और फिर जोश चिल्लाता है प्रूडोंग। अभी इसके बाद प्रूडोंग को देखता है जो कि इस टाइम पर अकेले की स्वॉर्ड के एकदम पास में जेवियर के इस इशारे के साथ में वो जोर से स्वॉर्ड को जेवियर की तरफ उछाल देता है और जेवियर के हाथ में अब दोबारा स्वॉर्ड आ चुकी है। और अब इसकी हिम्मत को देखकर काइले को काफी गुस्सा आने लगता है। वो दोबारा से जेवियर पर अटैक करने के लिए भागने लगता है। और अब इसी के साथ में बारी आती है जेवियर की मारा ब्लास्ट की, जो कि कुछ टाइम पहले उसकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होकर रह गया था। उसने एनर्जी इकट्ठा कर ली थी, लेकिन वो उसे शूट नहीं कर पाया था। लेकिन अब की बार जेवियर इसे शूट करने में कामयाब हो जाता है। उसकी स्वॉर्ड के अंदर से एक बहुत ही मारा ब्लास्ट बाहर निकलता है जो इससे जाकर काइले के टकराता है।
इससे पहले कायले इस अटैक से लड़ने के लिए खुद की बॉडी को तैयार कर पाता, माना ब्लास्ट उससे टकरा चुका है। जोर से धमाका होता है और वो सीधे गेटों को तोड़ता हुआ इस रूम से बाहर निकल जाता है। सीधे जाकर एक दीवार टकराता है और सोचने लगता है ये बंदा तो बहुत ताकतवर है। जितना मैं समझ रहा था कि मैं इसे आसानी से हरा दूंगा, ये तो आसानी से हारने वाला नहीं है। इसकी पावर्स पूरी तरीके से अनबिलीवेबल है। अभी भी फाइट के अंदर ऐसा हो सकता है ये मुझे फाइट में हरा दे। ये सोचते हुए कायले तेजी से दोबारा से रूम की तरफ दिखता है। उसे दिखाई देता है एक और माना ब्लास्ट पूरी ताकत से उसी की तरफ बढ़ रहा है और इस माना ब्लास्ट की पावर पिछली बार से भी कई ज्यादा है। कारी से देखकर खुद तो घबरा जाता है और फिर तेजी से वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन जेवियर को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब जब ये फाइट शुरू हो चुकी है और वो इस फाइट के अंदर इतना आगे बढ़ चुका है तो कायले को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। इसलिए तेजी से उस रूम से बाहर निकलता है और फिर जोर चिल्ला कहता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो, मेरे इस मानव ब्लास्ट की पावर को देखो, तुम खत्म हो जाओगे। ये कितने जेवियर अब की बार अपने मानव ब्लास्ट को एकदम ही अलग तरीके से यूज करता है। जैसे वो अपने स्वord को सामित करता है, इस बार उसके स्वord के अंदर से एक नहीं बल्कि 5 मानव ब्लास्ट एक साथ बाहर निकलता है। कायले किसी तरीके से कूद कर इन सभी को डॉच कर लेता है और सोचने लगता है शायद से ये पागल हो चुका है, बिना देखे अंधाधुंध मुझ पर अटैक करता जा रहा है। मेरे पास इस टाइम पर इससे फाइट करने की पावर नहीं है, मुझे ऐसे निकलना होगा। इसके बाद में हम इस रूम के अंदर लियोन में दिखते हैं जो कि इस टाइम पर अकेला के साथ में है। वो अभी भी उसकी बॉडी के अंदर से इस पजल को बाहर निकालने के प्रोसेस में लगा हुआ है और इसके साथ में लियोन की पावर भी कम होती जा रही है। इसी टाइम पर इस क्वीन की खुलती है। ये लगातार लियोन तो दिख रही है और सोचने लगती है ये तुम्हें क्या हो रहा है, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी है। मैं देख पा रही हूँ तुम्हारी बॉडी के अंदर जो माना फ्लो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली ये हाथों के अंदर से तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तुम मेरी बॉडी की मानव पावर को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर रहे हो। लियोन तुम इतनी ताकतवर स्किल को कैसे जानते हो, ये स्किल कोई भी यूज नहीं कर सकता। लियोन कहता है एकदम चुप रहो और मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो, अगर मेरा कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा भी हिल गया तो जो प्रोसेस मैंने अब तक की है वो पूरी तरह बेकार हो जाएगी। क्वीन कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। तब एकदम से याद आता है कि शायद से लियोन ने यहाँ पर कुछ गलत शब्दों का यूज किया। वो चौंकते बोलने लगती है कि तुमने अभी की कहा कि मेरी रानी तुम चुप हो जाओ और बोलने की कोशिश मत करो। ये सुनकर लियोन इस हालत में भी इस क्वीन को पूरी तरह लतेड़ देता है। उसे कहने लगता है कि तुम्हारे कान खराब हो चुका है, इस तरह की बेकार की बातें मैं नहीं कहता हूँ, शायद से इस पोजीशन के कारण तुम्हारे कानों के ऊपर भी कोई इफेक्ट हो चुका है, इनका इलाज करा लेना। क्वीन बोलती है हाँ बिल्कुल, शायद से इलाज कराना ही पड़ेगा। लियोन कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन अभी भी आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अपना मुंह बंद रखो, आपका हर एक शब्द मेरे कंसंट्रेशन को पूरी तरह से बिगाड़ रहा है। लियोन के तकने के साथ में उसके मुंह से तेज से खून बहने लगता है और अब ये देखने के साथ में क्वीन को भी चीज समझ में आ जाती है कि लियोन यहाँ पर न केवल माना पावर को बल्कि माना पावर के साथ में जो पॉइजन है उससे भी अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्ब कर रहा है। यानी कि लियोन यहाँ पर क्वीन की लाइफ को बचाने के लिए खुद की लाइफ को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर सकता है। ऐसा यहाँ पर क्वीन को लग रहा होता है कि लियोन यहाँ पर उसे बचाने के लिए खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहा है और शायद से ऐसा है भी या फिर नहीं भी। ये सब कुछ करते हुए लियोन के माइंड के अंदर क्या प्लानिंग है ये तो केवल लियोन ही जानता है। अभी फिलहाल के लिए हम फाइट पे फोकस करते हैं। कायले अभी भी इधर से उधर भाग रहा है और जेवियर उसके पीछे पड़ा हुआ है, लगातार उसके ऊपर कई सारे माना ब्लास्ट करता जा रहा है। और अब इस तरह से भागते हुए ये उस जगह में पहुंच चुके हैं जहाँ पर सारी पार्टी चल रही है, सभी लोग यहीं पर इकट्ठा है। एक जोर से ब्लास्ट आता है और इसके साथ में सभी लोगों का ध्यान सीधे इसी तरफ एरिया में आ जाता है। सभी लोग देखने लगता है कि इस पार्टी के बीच में ये ब्लास्ट कौन कर रहा है और फिर इसके बाद में उस ब्लास्ट के बीच से कायले बाहर निकलता है और साथ में जेवियर भी। और अब इस टाइम पर जेवियर की बॉडी के ऊपर जो कट लगा हुआ है वो साफ दिखाई दे रहा है, साथ में वहां से जो खून बह रहा है वो भी। और इसी टाइम पर कायले को यहाँ पर एक चीज समझ आती है कि जेवियर यहाँ पर उसे फाइट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसे केवल कुछ टाइम तक उस सब कुछ रोक के रखना है। जेवियर यहाँ पर बस किसी भी तरीके से कायले को यहाँ पर रोक के रखना चाहता है ताकि लियोन को सही टाइम मिल जाए सब कुछ सही करने का। और जैसे यहाँ पर कायले को एक चीज समझ में आती है वो जल्दी से उस जगह जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सभी को ऑर्डर देता है कि सब के सब जेवियर के ऊपर अटैक कर दे। कायले इन सभी सोल्जर्स को ये बताता है कि असल में जेवियर वो इंसान है जिसने आगे बढ़कर क्वीन के ऊपर अटैक करके उसे जान से मारने की कोशिश की और जेवियर ने क्वीन को जहर पिला दिया है। इसी वजह से किसी भी तरीके से इस लड़ाई को खत्म करना होगा। और यहाँ पर इस जगह पर क्योंकि काले की रेपुटेशन जाता है इसलिए सारे सोल्जर इसकी बात सुनने के साथ में तुरंत इसको तो मान भी लेते हैं। सबके सब जेवियर की तरफ अपने वेपन्स को बढ़ा देते हैं और फिर से ऑर्डर देते हैं कि जेवियर तुरंत ही उन सभी के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन जेवियर का यहाँ पर कोई मूड नहीं है, वो फाइट कर सकता है लेकिन सरेंडर नहीं। वो जोर से इन सोल्जर्स के ऊपर भी अटैक कर देता है। वो नहीं देखता कि कितने लोग उस पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर उसका फोकस केवल एक ही है कि उनमें से कितनों को फाइट में हरा सकता है। यहाँ पर ये फाइट करते वक्त जेवियर कई सारे खतरनाक मूव दिखाई देता है। जेवियर एक ही करके कई सारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें चिपका देता है। उसके एक ही अटैक से अंदर कई सारे सोल्जर्स जेवियर पर ढेर हो जा रहे हैं। और जिस टाइम पर जेवियर बड़ी बहादुरी से इन सारे सोल्जर्स से फाइट कर रहा होता है तब कायले इन्हीं सोल्जर्स के पीछे छुपा हुआ है। वो जेवियर को फाइट करता देखकर सोचने लगता है ये बंदा बहुत कमाल का है, काफी तेजी से इन सारे सोल्जर से फाइट करता जा रहा है और ये सारे सोल्जर भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये सब के सब एलीट लेवल के हैं। इस लड़के के अंदर इतनी हिम्मत है कि इस पूरी सेना से फाइट कर सकता है और फाइट करने से पहले ये बिल्कुल झिझक ही नहीं रहा है, सोल्जर्स के ऊपर अटैक करता जा रहा है। इसने कई सारे सोल्जर्स को यहाँ पर जित कर दिया है। यानी इसका मतलब मैं एक चीज तो पक्के तौर पर कह सकता हूँ, अगर ये अपने फुल फोर्स में हो तो उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि आराम से किसी एक देश के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, जहाँ पर सबसे ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर मैं ही हूँ और मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। इसी की तो कायले दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है, उसकी स्वॉर्ड पिंक रंग में चमकने लगती है और इसे देखने के साथ में जेवियर चीज समझ जाता है कि कायले ने यहाँ पर अपनी ओरा स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया है और अब वो अपना एक ताकतवर अटैक जेवियर के ऊपर करने वाला है। कायले यहाँ पर आगे की तरफ मूव करते हुए अपनी स्वॉर्ड को जोरों से घुमा रहा होता है और उसके साथ करने के साथ में वहाँ पर थोड़ी बहुत फोर्स फील्ड बनने लगती है
और जैसे ही फोर्स फील्ड जेवियर की टकराती है, जेवियर को सच जाता है ये पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जेवियर इस अटैक पावर के सामने अपनी बॉडी को भी स्टेबल नहीं रख पा रहा है। उसकी बॉडी भी कांपने लगी है। धीरे धीरे कर अपने आप ही उसके पांव पीछे की तरफ फटने लगता है। इस टाइम पर कायले अपनी स्वॉर्ड को अपनी इतनी जोर से घुमाता है जिससे फोर्स फील्ड इतनी तेज बनती है कि जेवियर छल के बहुत दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद में उसके जमीन पर गिरने के बाद में जब सब कुछ शांत हो चुका है, उसका दिखाई देता है जेवियर की हालत बहुत तो खराब हो चुकी है। उसके पास में जो दूसरी स्वॉर्ड आई थी अब ये भी टूट गई है, उसके कपड़े फट गए, वो जमीन पर पड़ा बहुत बुरी तरह से हाफ रहा है और इस टाइम पर वो लगभग बेहोश हो चुका है। लेकिन कायले अभी भी जेवियर की तरफ बढ़ रहा है और शायद से अब उसका मेन फोकस है पहले जेवियर को खत्म करना, उसके बाद में बाकी सबको। इसी टाइम पर हम लियोन में देखते हैं जो कि इस टाइम पर क्वीन के साथ में वो क्वीन की बॉडी के अंदर से जितनी भी पॉजिटिव मानव पावर थी उस सारी को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व कर चुका है और अब उसकी हालत बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी है। क्वीन तो पूरी तरह ठीक हो चुकी है, उसको होश भी आ चुका है, वो उठ के बैठ जाती है। लेकिन इस टाइम पर लियोन की हालत इतनी खराब है कि वो लगातार उल्टियां करना शुरू कर चुका है, उसके मुंह से ब्लैक रंग की उल्टी बाहर निकल रही है। इस टाइम पर क्वीन उसी स्किल का यूज करती है जो कि नोवेल के हिसाब से उसने नॉर्मली तौर पर यूज की होगी। वो जेवियर से कहती है अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो अभी तुम मारे जाओगे, इसलिए जल्दी से तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी मानव पावर है उस सारी को अपने हाथ के ऊपर फोकस करो। अगर यहाँ पर तुम मेरे तरीके को फॉलो करोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। ये सुनने के साथ में लियोन समझ जाता है कि अगर उसने इस टेक्निक को फॉलो किया तो उसके साथ में क्या होगा। उसके साथ में ठीक वही होने वाला है जो कि नोवेल के अंदर इस क्वीन के साथ में हुआ था। क्वीन के हाथों काटना पड़ा था, वैसे ही लियोन के हाथ को भी काटना पड़ेगा। लेकिन लियोन यहाँ पर इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो मरने को तैयार हो जाएगा लेकिन बिल्कुल भी अपने हाथों कटने नहीं देगा। और वैसे भी वो अपने हाथों कटने क्यों दे जबकि उसके पास में कोई दूसरा तरीका है। उसने बेकार में अपने जरूर खतरे में नहीं डाला है, उसने पहले तरीका निकाल लिया था कि किस तरीके से खुद को बचाना है। वो जल्दी से पास से पड़े हुए एक चक्कू को उठाता है और फिर अपनी बॉडी के अंदर जितनी मानव पावर होती है उस सारी को उस चक्कू के अंदर भरकर एक जोर से मानव ब्लास्ट यूज करके सारी मानव पावर को बाहर की तरफ रिलीज कर देता है। इस बार इस मानव ब्लास्ट यूज करने के साथ में उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ज्यादा मानव एनर्जी बाहर निकलती है। मिसाइल की रफ्तार से ये मानव एनर्जी सीधे इस बिल्डिंग की छत को तोड़ते हुए बाहर तक निकल जाती है और अब ये यहाँ पर कितनी दूरी तय करेगी और किस दिशा में जाए गिरेगी ऐसा कुछ भी अंदाजा नहीं है। लेकिन हाँ ये पक्का है कि लियोन तो बच चुका है। लेकिन जेवियर का क्या, जेवियर तो और बेहोश पड़ा हुआ है और क्योंकि जेवियर ने यहाँ पर कायले के पूरे प्लान को खराब किया है इसलिए कायले पूरे गुस्से में जेवियर की तरफ ही बढ़ रहा है। इसी टाइम पर कायले को लियोन ने जो भी मानव ब्लास्ट यूज किया था उसकी पावर फील हो जाती है। वो समझ जाता है इस मानव ब्लास्ट जरूर से उस दूसरे लड़के ने किया होगा जो कि उस टाइम पर क्वीन के पास में था। यहाँ पर इससे तो सारे सोल्जर से निपट सकता है, मुझे जाकर पहले क्वीन से निपट लेना चाहिए। ये सोचकर कायले जेवियर को छोड़कर अब क्वीन की तरफ बढ़ने लगता है। इसी समय जेवियर दोबारा से खड़ा हो जाता है, उसके पांव बहुत बुरी तरह से कांप रहे हैं, उसके हाथ में उसकी वो टूटी हुई स्वॉर्ड है और साथ ही में उसके सीने में से लगातार खून बह रहा है। वो बुरी तरह से हाफता जा रहा है और उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो ठीक से खड़ा हो पाए, लेकिन जबरदस्ती वो खड़ा हो रहा है। और ये देखकर कायले को भी अब कजो तो खुंदस होने लगती है। वो सोचने लगता है ये अभी तक हार क्यों नहीं मान रहा है, इसके ऊपर मैंने 2 बार अपने ओरा पावर से अटैक कर दिया लेकिन इसके बावजूद भी ये मर नहीं रहा। नॉर्मली यहाँ पर अगर कोई और होता तो एक ओरा अटैक के बाद में उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो मेरे सामने एक बार भी खड़ा रह पाए, वो पूरी तरह खत्म हो जाता। लेकिन ये 2 बार अटैक सहन करने के बावजूद भी मेरे सामने खड़ा हुआ है, इसे मानने के लिए अब मुझे और क्या करना पड़ेगा। तभी जेवियर बोलता है तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैंने किसी से वादा किया है कि मैं तुम्हें हर हाल में यहाँ पर रोक के रहूंगा, तो फिर मुझे अपने वादे को निभाना ही है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अभी तक मैं हारा नहीं हूँ, तुमने मुझे मारा नहीं है, ये फाइट अभी बाकी है, आओ आगे बढ़ो और मुझसे फाइट करो। ये कहते जेवियर बड़ी मुश्किल से अपनी एक आंख खोलकर कायले की तरफ देख रहा होता है। उसने अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को कायले की तरफ कर रखा है और उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा है। उसे देखकर साफ पता चल रहा है वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है और अब किसी भी सेकंड वो बेहोश हो सकता है। और अब इसी के साथ में यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।